जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने बात की थी सीजन्स के बारे में। सीजन्स में हमने देखा था विंटर सीजन, विंटर सीजन के बाद हमने स्प्रिंग सीजन देखा था, स्प्रिंग सीजन के बाद हमने समर सीजन की बात की, समर के बाद रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद ऑटम एंड अगेन विंटर। सारे सीजन्स देखे और उसके साथ साथ ये देखा था इंडिया में इन सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती है। आज उस क्रॉपिंग पैटर्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज बात करेंगे हम खरीफ, रबी और ज़ैद क्रॉप के बारे में। इसी के साथ साथ कल हमने डिस्कस किया था नेशनल पार्क। अलग अलग स्टेट के हमने सारे नेशनल पार्क देखे थे, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज भी हम वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि नेशनल पार्क से रिलेट करते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क से हमारी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो नेशनल पार्क हमें हर स्टेट के याद होना चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिजियोग्राफी के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रिवीजन किसका किया था? रिवर्स के बारे में। हमने इंडिया की सारी रिवर्स को देखा था। आज हम इंडिया की जो फिजियोग्राफी थी, जो हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पेनिनसुलर इंडिया की बात की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने द ग्रेट हिमालय की बात की थी, द नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की थी, कोस्टल प्लेन्स की बात की थी, आइलैंड्स की बात की थी। आज उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सोइल एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक रिवीजन के साथ थोड़ा सा, जिसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने इंडिया की फिजियोग्राफी में सबसे पहले पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की थी, विच इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल, जो कि एक उल्टा ट्राइंगल है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर हमने क्या देखा था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू वेस्टर्न साइड में रण ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है और ईस्टर्न साइड में झारखंड के राजमहल हिल्स तक चलता है पैरेलली। ठीक है, मतलब एक जो जिगजैग प्रॉपर स्ट्रेट लाइन तो बोल नहीं सकते, ऊपर नीचे होते हुए एक रिजिड लाइन रण ऑफ कच्छ से ड्रॉ की गई है, जो कि राजमहल हिल्स तक आती है और वो पेनिनसुलर इंडिया का बेस है। वहीं पेनिनसुलर इंडिया जो है उसकी एपेक्स की बात करें या फिर उसके शार्प एज की बात करें तो एज यहां बनती है। क्या बोलते हैं इस जगह को हम? कन्या कुमारी या फिर केप कोमोरिन। ठीक है, तो कन्याकुमारी से लेकर केप कोमोरिन, मतलब कन्याकुमारी और केप कोमोरिन एकदम साउथ में है। तो यहां पर इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्या है? एपेक्स है। यहां पर इसकी शार्प एज है। दूसरे ये इसके फ्लैंक्ड एरिया है, मतलब ये अगर पेनिनसुलर है तो ये क्या होगा? राजमहल हिल्स, दिस वन इज रण ऑफ कच्छ, तो ये तो बेस हो गया, ये हो गया कन्याकुमारी। अब ये जो दो फ्लैंक बन रहे, दिस इज दी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ये है इंडिया का वेस्टर्न घाट और ये है इंडिया का ईस्टर्न घाट। तो ये था मोटे मोटे तौर पर पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक स्ट्रक्चर कि इस तरीके से इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू दिखाई देता है। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर कई सारे प्लेट्यू है, जैसे प्लेट्यू ऑफ मालवा, प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, प्लेट्यू ऑफ तेलंगाना, प्लेट्यू ऑफ कर्नाटका, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी के साथ साथ प्लेट्यू ऑफ मेवाड़, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सारे जो प्लेट्यूज है इसी के अंदर आते हैं, इस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हमने प्लेट्यूज की बात करने के साथ साथ यहां पर डिस्कस किया था कुछ हिल्स के बारे में, जो कि कंट्री के अंदर होती है। दैट हिल्स आर नॉट एज हाइटेड एज हिमालय। हिमालय की तरह ऊंचे भी नहीं इतने और हिमालय की तरह लंबे भी नहीं इतने। ये कंट्री के अंदर आते प्रॉपर। हिमालय का क्या है? हिमालय इंटर कंट्री में आता है, इंडिया में भी आता है, ट्रांस बाउंड्री बोल सकते हैं जिसे। इंडिया में भी आता है, नेपाल में भी आता है, भूटान में भी आता है, कुछ पार्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, कुछ पार्ट चाइना में भी आता है। बट ये जो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो हिल्स है वो इंटायरली पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ही आती है। तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन सी हिल्स है उनकी बात करते हैं। ये आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आप जो भी एक रफ नोटबुक में जो जो बता रहा हूं उसको नोट कर लो। पुराने जो नोट्स बनाए उनको और इनको एक बार साथ में देखो, आपको पूरा फिजियोग्राफी समझ में आ जाएगा। यहां पर अरावली हिल्स राजस्थान के अंदर है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली?
कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूं क्योंकि आपको ये पता है, आप आराम से कमेंट कर दोगे। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। उसके बाद विंध्याचल, गुजरात से लेकर बिहार तक चलता है। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल इज सद्भावना शिखर। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी जो एनडीए की रिटर्न एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा, बिहार में जो सासाराम है वहां तक और गुजरात के जोबट से फैली हुई जो रेंज है उस रेंज का नाम है विंध्याचल, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या दिखा हमने, सद्भावना शिखर। देन द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा which is situated in south of Narmada Valley. The highest peak of Satpura is Dhupgarh. ठीक है, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा विच इज सिचुएटेड इन महादेव रेंज। सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है उसकी महादेव हिल्स के अंदर जो माउंटेन पीक है उस माउंटेन पीक का नाम है धूपगढ़, एंड धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। उसके बाद वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, नॉर्थ सह्याद्री एंड साउथ सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री एंड साउथ सह्याद्री आर बाइफरकेटेड बाय 16 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, या फिर गोवा से इन दोनों को हम अलग करते हैं। तो नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या थी, कालसूबाई। क्या थी, कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। वहीं साउथ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक या फिर पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक थी अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई हिल्स के अंदर है। तो कहां थी, एक्चुअल यहां थोड़ा साउथ में जो थी, दैट इज दी अनाईमुडी, जो अन्नामलाई हिल्स के ऊपर है। इट इज इवन द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटायर साउथ इंडिया। पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक माना जाता है अनाईमुडी को। अनाईमुडी के बाद यहां पर एक और रेंज है जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जहां ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर कोलाइड होते हैं। ये कौन सा, ये ईस्टर्न घाट है, ये कौन सा, वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जिस एरिया पर आकर मिलते हैं, जैसे ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, ये जहां आकर मिलेंगे जो नॉट बनेगा, नॉट मतलब जो गठान बनेगी रस्सी में, वो होगी हमारी नीलगिरी कॉम्प्लेक्स। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी कॉम्प्लेक्स इज डोढ़ा बेटा। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोढ़ा बेटा। फिर वहीं ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कई सारी किताबों में मेंशन है, जिंदागढ़ा पीक। जिंदागढ़ा पीक कंसिडर एज ए हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, बट एनसीईआरटी 11th क्लास के अंदर मेंशन है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। तो हमें दोनों याद रख लेंगे, कौन से बड़े, बहुत ज्यादा नाम हो गए, महेंद्रगिरी भी और जिंदागढ़ा पीक भी। दिस आर दी हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। जो भी एमसीक्यूज में आ जाए हम हमारी समझता के अनुसार वहां पर टिक कर देंगे। तो ये हुआ हमारा क्या, यहां पर कंप्लीट होता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की हिल्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू के प्लेट्यूज को कंप्लीट करने के बाद हम कहां पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे द माइटी हिमालय, जो कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। हिमालय जो है वो 3 रेंजेस में मिलकर बना हुआ है। लेटीट्यूडनली बात करें तो हिमालय कौन कौन सी, पहले तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, और इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन कहा जाता है पूर्वांचल। और पूर्वांचल जब म्यांमार में चला जाता है तो इसे कहा जाता है अराकान योमा। रिमेंबर, हमारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन म्यांमार इज टर्म्ड एज अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा हो गया। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इसमें इसको क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब पूर्व, ठीक है, पूर्वांचल पूरब के अंदर, तो ये हो गया पूर्वांचल, पूरब के आंचल में। ठीक है, पूर्वांचल। फिर हिमालय हो गया, हिमालय में तीनों रेंजेस होगी। ये जो ट्रांस हिमालय है ये एकदम काराकोरम रेंज के पास आती है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सबसे नॉर्दर्न पार्ट में आती है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं सबसे नॉर्दर्न पार्ट में आती है इंडिया के। इसके साथ साथ तीनों रेंजेस होगी। फिर हिमालय को हमने कैसे बांट लिया था, हमने लॉन्गिट्यूडनली हिमालय को डिफाइन कर लिया था, कश्मीर हिमालय, कुमाऊन हिमालय, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय और अरुणाचल प्रदेश हिमालय। ठीक है, नोट्स में देखोगे आपको आराम से मिल जाएगा कि हमने हिमालय को इस पार्ट में डिवाइड किया था। क्या क्या देखा हमने, पहले तो पेनिनसुलर प्लेट्यू देख लिया, फिर देख लिया हमने हिमालय। हिमालय की हाईएस्ट पीक बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे। माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर मठ भी कहा जाता है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। बट रीसेंट स्टडी से पता चल रहा है कि हाइट इंक्रीज हो रही है, और जाहिर सी बात है इंक्रीज होना भी चाहिए। क्यों, बिकॉज इंडियन प्लेट आकर कोलाइड हुई थी यूरेशियन प्लेट से, और वो प्लेट का कोलिजन आज भी चल रहा। अगर प्लेट का कोलिजन आज भी चल रहा मतलब हाइट हिमालय की आज भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हिमालय की हाइट बढ़ चुकी है। तो दूसरा पार्ट हमने देख लिया हिमालय। तीसरा हम बात करते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो नॉर्दर्न प्लेन्स मेनली 3 रिवर से मिलकर बने हुए। पहला जो यहां पर है दैट इज इंडस प्लेन, जो कि इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी से बने।
दूसरे प्लेन जो यहां पर है दैट इज गेंजेस प्लेन, गंगा के मैदान, ठीक है, जो प्राइम है, जो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो ये जो रीजन है दिस इज द रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध के अंदर जो फैले दैट इज द गेंगेटिक प्लेन्स। गेंगेटिक प्लेन्स के बाद यहां पर जो फैले हुए दीज आर द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा, जो कि आसाम के अंदर बने हुए। तो क्या हुआ, इंडस के प्लेन, गंगा के प्लेन और प्लेन ब्रह्मपुत्रा के, फिर सारी रिवर्स जाती है और अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल के अंदर एंड अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर डिस्चार्ज करती, यहां पर इंडस डिस्चार्ज करती, यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा साथ में मिलकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक है। ये हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में हमने कई सारे द्वाब पढ़े थे, बारी द्वाब, रेचना द्वाब, छज द्वाब, सिंध सागर द्वाब। ये क्या है, ठीक है, इनका नाम आपको बताना है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं द्वाब के बारे में, किस नदी के द्वाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक। ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद नेक्स्ट हमने देखा था कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में हमने किस किस की बात की थी? कोस्टल एरिया के अंदर हमने यहां पर देखा था काठियावाड़ा कोस्ट, ठीक है। काठियावाड़ा कोस्ट के बाद पहले कौन सी आती है? कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार, उत्कल एंड गंजम कोस्ट। ये सारे कोस्टल एरिया है इंडिया के, ठीक है। ये कोस्टल एरिया कहां पर होंगे? जाहिर सी बात है, कोस्टल एरिया मतलब तटीय प्लेन, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान कहां पर होंगे? तट पर होंगे। ये तट लाइन है इंडिया की, और इन कोस्टल एरिया पर बनी हुई मेन सिटीज को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था सागरमाला। सागरमाला मतलब सारे इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, सारे इंपोर्टेंट पोर्ट कहां पर है? जो इन एरिया के अंदर है, इनको रोड से लिंक करना, उसे बोला जाता था सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या किया? सागर को एक माला की तरह पिरोना। हमारे इंडिया का जो भी एरिया सागर को टच करता है, वहां पर जितने भी पोर्ट्स है उन पोर्ट्स को कनेक्ट करना। यह क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछा हुआ था कि सागरमाला क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, एक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि कोस्टल एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा कैसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन का नाम था भारतमाला। भारतमाला में क्या था कि जो लैंडलॉक्ड एरिया है, यहां पर मेजर सिटीज है, इन मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट करना। तो दोनों क्वेश्चन हमारी एग्जाम ने पूछ लिए, सागरमाला और भारतमाला, ठीक है। तो ये हो गए कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के बाद हमने दोनों आइलैंड ग्रुप्स देखे थे, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स जो कि कहां? बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। लक्षद्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप जो है वो कोरल से बना हुआ है। कोरल एक समुद्र के अंदर मिलने वाला एक एनिमल है जो कि चट्टाने बनाता है, ठीक है। एक के ऊपर जब कोरल की ब्लीचिंग होती है, मतलब जब कोरल की डेथ होती है, तो एक के ऊपर एक मरने लगते हैं। और जब मरने लगते हैं तो धीरे धीरे निकल के समुद्र की सतह से ऊपर आ जाते हैं। और जब समुद्र की सतह से ऊपर आ जाते हैं तो उनके ऊपर आइलैंड्स बन जाते हैं, जिन्हें हम मूंगा के आइलैंड्स भी कहते हैं, या फिर जिन्हें हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं। वही ये जो हमारा अंडमान निकोबार आर्चिपेलागो है, अंडमान निकोबार आर्चिपेलागो में 200 से ज्यादा आइलैंड है। 200 से ज्यादा आइलैंड कहां पर है? अंडमान निकोबार आर्चिपेलागो के अंदर। और ये जो आइलैंड है इसमें कई सारे वोल्केनिक आइलैंड है, जैसे नारकोंडम एक वोल्केनिक आइलैंड है, इसी के बाद बेरन आइलैंड है जहां पर एक्सटिंक्ट वोल्केनो है इंडिया की। तो ये क्या हो गए? अंडमान निकोबार का आइलैंड ग्रुप, और ये हो गए लक्षद्वीप का आइलैंड ग्रुप। फर्दर और जिनको डाउट है वो हमारे वो लेक्चर देख लेना जिसमें अपन ने फिजियोग्राफी की बात की थी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां इंडिया की फिजियोग्राफी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, एक बार देखो। फिजियोग्राफी पढ़ ली। फिजियोग्राफी को पढ़ने के बाद हमने क्या देखा था? रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स मिलती है, उन रिवर्स की स्टडी कर ली। रिवर्स की स्टडी करने के बाद हमने देखे सीजन्स, इंडिया में कौन कौन से सीजन होते हैं, और फॉरेस्ट, ठीक है। इनको देखने के साथ साथ हमने फिजियोग्राफी का आज रिवीजन कर लिया, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिवर्स का भी रिवीजन कर लिया था। देखो, इंडियन ज्योग्राफी एक केस स्टडी की तरह है, एक रीजनल ज्योग्राफी है, और रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए कई सारी जगह के नाम पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, जिन्हें हम शुद्ध भाषा में कहते हैं फैक्ट। बहुत सारे फैक्ट लर्न करने पड़ते हैं, बट हमें एग्जाम निकालना है तो हमें वो सब करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको जो जो बड़े बड़े टॉपिक थे, जैसे रिवर्स, उसका कल रिवीजन करवा दिया, फिजियोग्राफी उसका आज रिवीजन करा दिया। अब इसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं सोइल ऑफ इंडिया, कि इंडिया की सोइल क्या है और कैसी होती है, ठीक है। सोइल क्या होती है? सोइल जिसे सिंपल भाषा में हम कहते हैं
मृदा या फिर मिट्टी। वो मिट्टी क्या होती है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सोइल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ह्यूमस, ठीक है, विच इज एबल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सोइल जो होती है, सोइल मिलकर बनती है मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स, मतलब जो चट्टाने होती है। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा था कि जो माउंटेन होती, माउंटेन की होती है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब बड़ी बड़ी माउंटेन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो वही छोटे छोटे टुकड़े फर्दर टूट टूट के क्या बनाते हैं, सोइल। तो इट इज अ स्मॉल मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, डेब्रिस मतलब पत्थर, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे सोइल के ऊपर एक प्लांट उगा है, उस प्लांट की पत्तियां जब टूट जाए, वो टूटकर सोइल में ही गिर जाए, तो क्या बढ़ा देगी, उसके अंदर ह्यूमस बढ़ा देगी, ठीक है। तो ह्यूमस, स्मॉल रॉक डेब्रिस, और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो एक किसी पौधे को जन्म दे दे, दैट इज द सोइल। मतलब छोटे छोटे पत्थरों से, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल से, और साथ ही साथ ह्यूमस से मिलकर बनी वो लेयर, जिस लेयर के अंदर इतनी ताकत हो कि एक नन्हे से पौधे को जन्म दे दे, वही है सोइल, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, ठीक है। सोइल इंडिया में है, वर्ल्ड में कई जगह होती है। देखो क्या होता है, पहले तो हमने रॉक्स देख लिया था, रॉक्स के बाद हमने कॉन्टिनेंट्स देख लिए थे। अब बात आती है कि ये सोइल कैसे आई। तो सोइल के आने का सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, वेदरिंग। बड़ी बड़ी माउंटेन का टूटना। वो क्यों टूटना, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। और साथ ही साथ जब उसके ऊपर रिवर्स बहती है, जब उसके ऊपर हवा चलती है, तो वो उसे इरोड कर देती है। वो इरोड करके उसके फाइन, जो हमारा आटा होता है, इसे फाइन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करके बना देती है मिट्टी, ठीक है। तो इट इज दी सोइल। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल कैसे बनती है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग के कारण सोइल का फॉर्मेशन होता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सोइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि सोइल के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला फैक्टर पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब होता है बेटा, किस चट्टान के इरोड होने से वो सोइल बनी। अगर वो पेरेंट रॉक बेसाल्ट है, तो उससे सोइल जो बनेगी वो होगी ब्लैक सोइल। समझ रहे हो कि जो बेसाल्ट था, जो डेक्कन था, डेक्कन लावा प्लेट्यू, वो लावा प्लेट्यू अगर इरोड होगा तो उससे जो सोइल बनेगी, उस सोइल को हम बोलेंगे ब्लैक सोइल, कॉटन सोइल, रेगर सोइल या फिर ट्रॉपिकल चर्नोजेन, ठीक है। तो कब बनेगी, जब पेरेंट रॉक क्या होगा, बेसाल्ट। तो पेरेंट रॉक हमेशा डिटरमाइन करता है कि जो बनेगी वो सोइल कौन सी होगी। इसी के बाद रिलीफ एंड टोपोग्राफी। रिलीफ एंड टोपोग्राफी, अगर माउंटेन है तो माउंटेन फटाफट टूटेगी, ठीक है। माउंटेन है, वही प्लेन एरिया है। देखो दो चीजें हमारे पास, एक तो प्लेन और एक माउंटेन। प्लेन की टोपोग्राफी क्या है कि पूरा फ्लैट है, और माउंटेन की टोपोग्राफी क्या है कि वो शार्पली एजेड है, ठीक है, इसकी एजेस है। तो कौन सा जल्दी टूटेगा, ये वाला टूटेगा। तो टोपोग्राफी डिटरमाइन करती है कि सोइल कैसे होगी। प्लेन एरिया की टोपोग्राफी के कारण वहां पर सोइल का फॉर्मेशन कम होगा, वहीं माउंटेनियस एरिया की टोपोग्राफी के कारण वहां इरोजन ज्यादा होगा, और इरोजन ज्यादा होगा तो वहां पर सोइल का फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे डिटरमाइन करता सोइल के बनने को। वेदरिंग के अंदर हमने देखा था, जब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो वेदरिंग बहुत अच्छी होगी। हमारी एग्जाम नेशनल डिफेंस एकेडमी में यह क्वेश्चन पूछा है कि वेदरिंग कब अच्छी होगी। तो वेदरिंग उस मौसम में ज्यादा बेटर होगी जिस एरिया के अंदर हॉट मतलब गर्म और ह्यूमिड मतलब उमस, गर्मी और उमस भरा क्लाइमेट जिस एरिया के अंदर होगा, उस एरिया के अंदर वेदरिंग बहुत अच्छी होगी। और जिस एरिया के अंदर वेदरिंग बहुत अच्छी होगी वहां पर मिट्टी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है जिस एरिया पर रेगुलर बारिश होगी। आप खुद सोचो, ये माउंटेन है, इस माउंटेन पर जब रेगुलर बारिश होगी तो रेगुलर बारिश होने के कारण क्या होगी, इस माउंटेन के ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे। वो क्रैक्स आने के बाद क्या होगा, वेदरिंग हो जाएगी। वो फर्दर पार्टिकल टूट टूट के नीचे गिरेंगे, वो धीरे धीरे क्या बनेंगे, मिट्टी बनेंगे, सोइल बनेंगे, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे होता है सोइल के बनने के लिए। ये प्लांट देख रहे हो आप, इस प्लांट ने इस ट्री ने अपनी सारी जड़ों को पेनिट्रेट कर दिया है इस माउंटेन के अंदर। जैसे इसने अपनी सारी रूट्स को पेनिट्रेट किया है, तो पेनिट्रेशन से क्या हुआ, इस माउंटेन के अंदर क्रैक्स जनरेट हो गए। वो क्रैक्स जनरेट हो गए मतलब माउंटेन टूट गई। वो माउंटेन टूट गई मतलब
धीरे धीरे वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी और टुकड़ों में टूट टूट के वो क्या बन जाएगी, मिट्टी। ठीक है, क्या बन जाएगी, सोइल। तो ये अगेन एक फैक्टर हुआ जो कि सोइल के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। इसी के साथ साथ लास्ट फैक्टर इज टाइम। किसी को भी बनने के लिए टाइम की तो जरूरत लगती है, और ये ऐसा तो है नहीं कि हमने कुकर में चावल रखे और सीटी लग गई और बन गई सोइल। ये चावल तो है नहीं, सोइल को बनने के लिए टाइम लगता है। जियोलॉजिकली हिस्ट्री में देखा जाए अर्थ की, तो मिलियंस ऑफ द ईयर के अंदर माउंटेन धीरे धीरे इरोड होकर फाइन ग्रेन्यूल्स बनती है, और उसी के साथ साथ एलुवियल, रेड एंड येलो सोइल, ब्लैक सोइल, लेटेराइट जैसी सोइल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये इतने फैक्टर हैं जिनसे सोइल बनती है। पेरेंट रॉक, जैसी पेरेंट रॉक होगी उस पर डिपेंड करेगा। रिलीफ मतलब अगर माउंटेन होगी तो सोइल का फॉर्मेशन फटाफट होगा, वहीं प्लेन होगा तो सोइल का फॉर्मेशन कम होगा। क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में वेदरिंग अच्छी होगी, और जहां पर वेदरिंग अच्छी होगी वहां पर सोइल भी अच्छी होगी। मतलब वेदरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सोइल। जितनी ज्यादा वेदरिंग होगी उतनी ज्यादा सोइल का फॉर्मेशन होगा। इवन वेदरिंग का सिग्निफिकेंट ही अच्छी मिट्टी का बनना है। अगर कोई बात करे ये वेदरिंग है जो पत्थरों में टूटना होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है, तो इसका सिग्निफिकेंट रोल है मिट्टी का बनना, सोइल का फॉर्मेशन। इसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, बायोलॉजिकल वेजिटेशन। बायोलॉजिकल वेजिटेशन से क्या होगा, पेनिट्रेट होगा रूट्स का, और वो माउंटेन को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसी के बाद टाइम, बिल्कुल मैंने बता दिया कि टाइम लगेगा इन सारी चीजों को होने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोइल फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, उर्वरा एंड उसारा। एंशियंट टाइम में जब हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जब हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं हुआ करती थी, जब किसानों के लिए सोइल हेल्थ कार्ड नहीं बनाए जाते थे। सोइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, जैसे हमारी हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, ऐसे जो कार्ड बने ना, ऐसे ऐसे सोइल हेल्थ कार्ड होते हैं कि आप अपने खेतों में जाओ, खेत के अंदर जाके 5 किलो मिट्टी लेकर आओ और उसे डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाओ और वहां चेक करा दो। जहां पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उनको ले जाकर दे दो, वो चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद आपको बताएंगे इस सोइल के अंदर कौन कौन से मिनरल्स बहुत ज्यादा है, कौन कौन से मिनरल्स बहुत कम है, ताकि आपको क्या पता चल जाए, सोइल की हेल्थ पता चल जाए। बट एंशियंट टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। और जब एंशियंट टाइम में कुछ नहीं हुआ करता था तो सोइल की क्वालिटी दो तरीके से होती थी। एक बहुत अच्छी मिट्टी जिसके ऊपर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, और एक जिसके ऊपर प्रोडक्शन अच्छा ना हो, वो बहुत अच्छी मिट्टी नहीं होती। तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता, उर्वरा मतलब फर्टाइल और उसारा मतलब नॉन फर्टाइल। उर्वरा मतलब फर्टाइल और उसारा मतलब नॉन फर्टाइल। नॉन फर्टाइल मतलब जिसके ऊपर खेती बहुत अच्छी से नहीं हो सकती। ये कब की बात है, ये जब इंडिया के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर साइंटिफिक ऐसी मेथड नहीं थी जिससे हम सोइल की स्टडी कर सके, जिसे आज हम पिडोलॉजी बोलते हैं। तो जब पिडोलॉजी की चीजें नहीं थी, पिडोजेनेसिस नहीं होती थी, पिडोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते थे, तब सोइल को ऐसे दो तरीकों से नापा जाता था कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब जब इंडिया आजाद हो गया तो मॉडर्न पीरियड के अंदर अलग अलग तरीके से सोइल का क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर। टेक्सचर का मतलब होता बनावट के आधार पर। बनावट मतलब सोइल में कंकड़ है, सोइल में धूल है, ठीक है, लोमी सोइल है, मतलब उसके अंदर ह्यूमस भी बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों के अनुसार साइंटिफिक रिसर्च करके सोइल को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना हुआ करता था कि जब एंशियंट टाइम था, जब हिस्ट्री का दौर हुआ करता था, जब मगध के लिए लोग लड़ते थे, तो ऐसा थोड़ी ना बोलते थे कि जो मगध है और मगध के आसपास के जो एरिया है यहां पर एलुवियल सोइल है, तो एलुवियल सोइल के कारण हम यहां पर आकर बसेंगे। किसी को थोड़ी ना पता था एलुवियल सोइल क्या होती है, ब्लैक सोइल क्या होती है, रेड सोइल क्या होती है। वो तो उपजाऊता के अनुसार मान लिया करते थे कि ये सोइल उपजाऊ है, मतलब ये एरिया रिसोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी मतलब सब कुछ। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी अच्छी खेती होगी और उतना प्रोस्पेरस आपकी कंट्री फर्दर डेवलप होगी, ठीक है। तो फिर फर्दर रिसर्च के बाद ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर मतलब बनावट के आधार पर, कलर के आधार पर और उसके अंदर पानी के आधार पर सोइल को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया। सोइल की साइंटिफिक स्टडी को हमने क्या बोला, पिडोलॉजी। पिडोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिया। जब इंडिया के अंदर सोइल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, तो सोइल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था इंडिया में 1956 में। कब हुआ था, 1956 में इंडिया के अंदर स्टेब्लिश हुआ था सोइल सर्वे, और उन्होंने सोइल की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था अलग अलग आधार पर। वहीं ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसने इंडिया के अंदर 8 तरह की मिट्टी बताई है, ठीक है। इंडिया के अंदर उन्होंने माउंटेन से लेकर तो जो डेल्टा बनते नदियां के,
उन नदियों के डेल्टा तक टोटल 8 टाइप की सोइल बता रखी है। वो सोइल क्या क्या है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो टोटल इतनी सोइल किसने बताई? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल ऑन दिस साइंटिफिक बेसिस। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सोइल प्रोफाइल के बारे में। सोइल प्रोफाइल क्या होता है? सोइल प्रोफाइल, दिस वन इज अर्थ। अर्थ के ऊपर हम एक गड्ढा करते हैं, एक स्लाइस निकालते हैं। वाटरमेलन देखा आपने? वाटरमेलन को काट के हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऐसा कैसे ही हमने अर्थ सरफेस पर कुछ पार्ट को काटा और बाहर निकाल लिया वर्टिकल फॉर्म में और उसे अरेंज कर दिया। अलग अलग लेयर्स होगी उसकी, कुछ लेयर ऊपर, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से लेयर्स होगी। इन लेयर के अंदर जो सोइल का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। देखो, सोइल प्रोफाइल अर्थ सरफेस से लेकर, इन्हें लेयर्स बोल दो या फिर होराइजन बोल दो। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से लेकर के तो बेडरॉक तक, मतलब आपने घरों में देखा होगा, कई सारे लोग बोरिंग लगते देखा आपने घर में। जब बोरिंग लगता है तो क्या होता है, बोरिंग मशीन जैसे बोरिंग करना स्टार्ट करती है तो पहले तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे और तेज आवाज करने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे वो नीचे पार करते करते यहां तक पहुंचती है तो फिर क्या बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती है, तो चट्टानों में होल करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है, धुआं उड़ने लगता है बहुत सारा। वो क्यों? क्योंकि ये जो रॉक्स है, ये रॉक्स टूट रही है। और वो कैसे तोड़ती है? वर्टिकली रॉक सिस्टम को तोड़ तोड़ के नीचे जाती है और कहां तक पहुंचती है? इक्विफर्स तक, जो कि जमीन के अंदर है, छोटे छोटे पानी के पुल। वो जैसे उन इक्विफर्स तक पहुंच जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, वहां से हम हमारी ट्यूबवेल लगाकर पानी को बाहर ला सकते हैं पंप से। तो ऐसा ऐसा ही होता है सोइल का डायग्राम, जिसे सोइल प्रोफाइल भी कहते हैं। देखो, सोइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू डाउनवर्ड। ठीक है, ग्राउंड सरफेस से लेकर के तो नीचे तक, आखिरी रोक तक, उसे हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। और यहां पर जो लेयर्स बनती, इन लेयर्स को हम होराइजन भी बोलते हैं सोइल के बनने के टाइम पर। ठीक है, अलग अलग लेयर्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, एक एक करके बात करेंगे। टोटल जो होराइजन है वो यहां पर है हमारे पास 5 होराइजन। फर्स्ट ऑर्गेनिक, सेकंड सरफेस, थर्ड सब सरफेस, सी सबस्ट्रेटम और डी बेडरॉक। क्या होता है, सरफेस रॉक के अंदर होता है जो ऑर्गेनिक होती है, यहां पर प्लांट्स उगते हैं। जैसे मिट्टी के ऊपर जो प्लांट्स उगे और टूट टूट के जो नीचे गिरे ना, जो पतली सी छोटे छोटे घास की जो परत जमी, उसे हम बोलेंगे ओ होराइजन या फिर ऑर्गेनिक सोइल। फिर उसके बाद जो आएगी, जो सबसे पहली सरफेस होगी जिसके ऊपर हम चलते हैं, वो कौन सी होगी? सरफेस सोइल या फिर ए लेयर। फिर उसके नीचे की जो होगी दैट इज दी सब सरफेस सोइल। सब सरफेस सोइल वो सरफेस होती है जहां तक जो पेड़ लगे होते हैं, इन पेड़ों की जड़ें चली जाती है। ठीक है, वो कौन सी होगी? दैट इज दी सब सरफेस। उसके बाद आएगा सब स्ट्रेटम। सब स्ट्रेटम के अंदर वो आता है जो बेडरॉक्स है। बेडरॉक्स के कुछ पत्थर यहां भी मिले हमें टूटे हुए, दैट इज दी सब स्ट्रेटम। ठीक है, वो लास्ट में आ जाता पेरेंट रॉक। सोइल के फॉर्मेशन में हमने सबसे पहला पार्ट देखा था पेरेंट रॉक, वही पेरेंट रॉक यहां पर आ जाता है कि इस पेरेंट रॉक के अंदर ही अंदर इरोजन से, मूवमेंट से, प्लांट के पेनिट्रेशन के कारण टूटने से क्या बनेगी? सोइल। तो पहले बेडरॉक, सबस्ट्रेटम, सब सरफेस, सरफेस एंड ऑर्गेनिक सोइल। तो ये क्या होती है? सोइल की प्रोफाइल होती है, जिसे हम सोइल प्रोफाइल भी कहते हैं। सोइल प्रोफाइल मतलब एक स्लाइस की तरह ऊपर से नीचे की बात करना सोइल की एक लेयर को। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ में मैंने क्या बताया, एक स्लाइस निकाल लिया, उस स्लाइस के अंदर हमने ओ लेयर देख ली, ए लेयर देख ली, बी लेयर देख ली, सी लेयर देख ली और आर लेयर देख ली। ठीक है, तो इन सारी की सारी लेयर्स को हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं। इसके बाद सोइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, बनावट के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर मिट्टी को हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया। ठीक है, सबसे पहला सैंडी सोइल। सैंडी मतलब कंकड़, सैंडी मतलब कंकड़। जो किताबें हैं ज्योग्राफी की, जैसे DR खुल्लड़, पेरियार, इन किताबों में भी नाम कंकड़ से ही मेंशन किया गया है सैंडी सोइल को। तो सैंडी सोइल जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स थोड़े ज्यादा बड़े हो, पत्थर थोड़े हो, जो डेजर्ट के अंदर हमने देखी, जो यहां पर आप देख रहे हो, दैट इज दी सैंडी सोइल। इसके पार्टिकल्स की जो डायमीटर है वो होती है 0.05 टू 2 मिलीमीटर।
ये इसकी डायमीटर होती है, ये हमको याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे याद नहीं रख पाए, हमें सिर्फ ये याद रखना कि इसके अंदर पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, कंकड़ होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, सैंडी सोइल। सैंडी सोइल के बाद दूसरी आएगी सिल्ट सोइल। सिल्ट की सोइल के अंदर सैंडी सोइल से थोड़े छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सैंडी सोइल कहां तक थी, 0.5 तक, ये 0.5 से भी छोटी होगी। सैंडी के बाद क्लेई, मतलब धूल। देखा आपने धूल, जिसमें एक गिलास पानी डाल दो और हाथ डाल दो तो आपका हाथ हाथ ना रहे, कुछ और बन के निकले, वो क्या होगी, वो होगी क्लेई सोइल। वो लास्ट में लोमी सोइल। लोमी सोइल में क्या होता है, सैंडी सोइल प्लस सिल्ट प्लस क्ले, सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, लोमी सोइल। समझ में आया, सैंडी सोइल जोड़ दिया, सिल्टी सोइल जोड़ दिया, क्लेई सोइल जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने से जो बना दैट इज दी लोमी सोइल, ठीक है। लोमी सोइल ये जिसके अंदर ह्यूमस भी होगा, कंकड़ भी होंगे, छोटी छोटी धूल भी होगी, सिल्ट भी होगी, इन सबसे जो इन सबके टेक्सचर के आधार पर जो सोइल बनती है दैट इज दी लोमी सोइल। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ सोइल। कंपोनेंट ऑफ सोइल मतलब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर का क्या कंपोनेंट है, हमारी बॉडी का कंपोनेंट है हमारे ऊपर लगी स्किन, हमारी बोन्सेस, ब्लड, ऐसा ऐसे सोइल का कंपोनेंट है कि कौन कौन सी चीजें होती है सोइल के अंदर। तो पहला ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें पत्तियां, फूल, फल, छोटे छोटे जानवर जो डिकम्पोज होते हैं, उनसे बनता है ह्यूमस। ह्यूमस के बाद एयर, बिल्कुल सोइल के अंदर एयर होती है, क्योंकि आपने नाइट्रोजन साइकिल का नाम सुना होगा। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सोइल के अंदर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं, सोइल के अंदर ऑक्सीजन होता है, सोइल के अंदर कार्बन होता है, इट मींस देयर इज एन एयर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जैसे कई सारी गैसेस किसके अंदर होती है, सोइल के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो एयर हो गया, पहले का ह्यूमस। ह्यूमस में क्या देखा हमने, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जब सोइल के अंदर जाए तो दैट इज ह्यूमस। एयर, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मीथेन। जैसे आपने देखा होगा जो राइस के खेत होते हैं, राइस मतलब धान के खेत, धान के खेत से मीथेन निकलती है, तो कहां से निकली अल्टीमेटली, धान का खेत मतलब मिट्टी, तो यहीं से सोइल का उत्पादन होता है, ये सोइल के कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट वाटर, जिसे मॉइस्चर इन सोइल भी कहा जाता है। मॉइस्चर के आधार पर देखें तो जिस सोइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा हो तो वो कैसी होगी, डेल्टाइक सोइल होगी, मार्शी सोइल होगी। आगे हम देखेंगे क्या होता है मार्शी सोइल, मतलब कीचड़ की जमीन, दलदल की जमीन, तराई की जमीन, जो कि बिहार में आती है, नॉर्दर्न बिहार में, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में, इस रीजन के अंदर जहां से हिमालय की रिवर्स उतर के नीचे आती है। ये हिमालय है, हिमालय से जैसे ही रिवर नीचे उतर के आई तो यहां की मिट्टी कैसी होगी, दलदली। तो जो दलदली मिट्टी हुई वो कौन सी हुई, मार्शी सोइल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर बढ़ गया। तो क्या क्या मिला कंपोनेंट में, ह्यूमस मिला, एयर मिली, वाटर मिला और मिनरल्स। जाहिर सी बात है मिनरल्स तो सोइल के अंदर मिलेंगे। सोइल अगर रेड है तो उसके अंदर आयरन है, ठीक है। सोइल अगर लाल कलर की उसके अंदर आयरन है, एलुवियल सोइल है तो उसके अंदर सिलिकॉन है, पोटास है, फास्फोरस है। यही तो मिनरल्स होते हैं जिन मिनरल्स के कारण पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है। और जब उसके अंदर मिनरल्स कम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। कई लोगों ने देखा होगा कि फर्टिलाइजर्स खेतों में डाले जाते हैं, यूरिया डाला जाता है प्लांट की फर्दर अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए। वो कब, जब उसके अंदर ये मिनरल्स कम हो जाए, ठीक है। तो इन कंपोनेंट से मिलकर बनती है सोइल। नेक्स्ट, जो सोइल इंडिया के अंदर मिलती है उन सोइल का नाम है एलुवियल सोइल, रेड सोइल, ब्लैक रेगर या फिर कॉटन सोइल, लेटेराइट सोइल, डेजर्ट सोइल, माउंटेन सोइल या फिर फॉरेस्ट सोइल, सेलाइन सोइल एंड मार्शी सोइल। ये इतनी सारी सोइल्स इंडिया के अंदर देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में ये टोटल 8 तरह की सोइल मिलती है। एक एक करके हम सारी सोइल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे देश के अंदर मिलती है। फर्स्ट, एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है। सबसे ज्यादा जो सोइल इंडिया के अंदर पाई जाए दैट इज दी एलुवियल
सोइल, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी सोइल मिलती है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है एलुवियल सोइल 43%। ये कहां तक फैली हुई है? इट वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, इन नॉर्दर्न प्लेन्स में एंड ऑन द डेल्टा ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर्स है इन पेनिनसुलर रिवर के डेल्टा पर। तो एलुवियल सोइल क्या होती है? एलुवियल सोइल वो सोइल होती है जिसको रिवर अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लाकर अंत में डिपॉजिट करती है। ठीक है, रिवर क्या करेगी? अपनी यंग स्टेज में पहले इरोजन करेगी, इरोजन करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट करते हुए सोइल को आगे लेकर आएगी और एक एरिया में ले जाकर क्या कर देगी? डिपॉजिट। तो डिपोजिशन से जो सोइल बनी दैट इज द एलुवियल सोइल। फर्दर और बातें करें तो बेटा सोइल दो तरह की होती है, एक जोनल सोइल, एक एजोनल सोइल। जोनल सोइल वो सोइल कि जहां से टूटी वहीं बन गई, और एजोनल सोइल जहां से टूटी उड़कर गई कहीं और गिरी और वहां जाकर बनी। जैसे ब्लैक सोइल है, कहां मिलती है? महाराष्ट्र में, काली मिट्टी के लिए फेमस है महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, जिसके अंदर हम कॉटन उगाते हैं, जिसके अंदर हम शुगर केन गन्ना उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं। तो वहां पर क्यों है? क्योंकि वहां पर जो डेक्कन का प्लेट्यू था वो डेक्कन प्लेट्यू इरोड हुआ और वहीं पर सोइल बन गई। मतलब ये मेरा हाथ है डेक्कन, यहीं पर इरोड होकर जो सोइल बन गई दैट इज जोनल सोइल, ZONAL, जोनल। बट जब ये है हिमालय, इस हिमालय से इरोड होकर रिवर उसे बहाकर ले जाकर कहीं और डिपॉजिट कर दी दैट इज ए जोनल सोइल। मतलब थी सोइल कहां से बनने की थी? इस हिमालय की माउंटेन रेंज से, बट रिवर्स ने उसे लाकर कहां डिपॉजिट किया? इन नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, दैट इज द ए जोनल सोइल। ठीक है, दे आर डिपोजिशनल सोइल ट्रांसपोर्टेटेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर, रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई है और डिपोजिट की गई है। कौन कौन सी सोइल होती है इसके? ये कौन कौन सी रिवर? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के मैदान में ये सबसे ज्यादा सोइल देखने को मिलती है। मैंने बोला आपको नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड के सबसे फर्टाइल प्लेन्स है, उन फर्टाइल प्लेन्स के अंदर हमें देखने को मिलती है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल का टेक्सचर की बात करें तो थोड़ी सी सैंडी होती है, थोड़ी सी सिल्टी होती है, लोमी और क्लेई होती है। मतलब सारे प्रकार मिलते हैं इसके अंदर, सैंडी, सिल्टी, लोम एंड क्लेई। इसका कलर देखें तो लाइट ग्रे से लेके तो ऐश ग्रे तक होता है, राख के जैसा इसका कलर होता है। ठीक है, ये इसके अंदर पोटास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पोटास जिसको हम एज ए फर्टिलाइजर भी सोइल के अंदर डालते हैं, वो इसके अंदर पोटास ज्यादा होता है, बट इट इज पुअर इन फोस्फोरस। इसके अंदर पोटास ज्यादा होता बट इट इज पुअर इन फोस्फोरस। और ये किस चीज के कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है? इट इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड सुगर केन। ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना के प्रोडक्शन के लिए ये एलुवियल सोइल बहुत फेमस है। इसीलिए तो बोला जाता है कि इंडिया में जो टॉप स्टेट है जिसके अंदर गेहूं का सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है वो कौन सा है? इट इज उत्तर प्रदेश। क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एलुवियल सोइल है। वेस्ट बंगाल, यहां पर इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा चावल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एलुवियल सोइल है। ठीक है, तो एलुवियल सोइल इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड सुगर केन। नेक्स्ट, ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल को हम रेगर सोइल भी बोलते हैं, याद रहे, ब्लैक सोइल को हम रेगर सोइल भी बोलते हैं, कॉटन सोइल भी बोलते हैं एंड ट्रॉपिकल चरनोजेम, ये इसके नाम है ब्लैक सोइल के। ब्लैक सोइल इंडिया के इस पार्ट में मिलती है। ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन में। मोस्ट ऑफ डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सोइल, बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, बता ही दिया था मैंने आपको। ठीक है, तो जो डेक्कन का प्लेट्यू है, डेक्कन का पठार है, उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ब्लैक सोइल। इसकी क्वालिटी क्या है? हाई वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, मतलब जितनी ज्यादा इसके अंदर बारिश होगी उस बारिश के पानी को ये सोख लेगी, उसे बहने नहीं देगी। जैसे जो सैंडी सोइल है उसके ऊपर पानी गिरेगा तो बह के फटाफट निकल जाएगा, बट ब्लैक सोइल पर अगर पानी गिरा, आप देखना ब्लैक सोइल पे जितना ज्यादा पानी गिरेगा वो उतना पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और फिर उसके ऊपर आप चलकर देखना, जब आप चलोगे ना ब्लैक सोइल के ऊपर तो पूरे पांव ऐसे दलदल की तरह आपके अंदर चले जाएंगे। आप एक पांव निकालोगे इतने में दूसरा पांव और अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जब पानी एब्जॉर्ब करती है तो ये स्वेल हो जाती है, समझ रहे हो? जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी उतनी ज्यादा फूलती जाएगी। और स्टिकी, जब वो ड्राई हो जाती है तो स्टिकी हो जाती है, मतलब सारी चीजें छोड़ने लगती है। बट जब वो ड्राई होती ना, स्टिकी व्हेन बिकम ड्राई,
ये कब, जब ये छोड़ने लगती है ना ये पानी, तो उस टाइम पे इसके ऊपर बन जाते क्रेक्स। क्या बन जाते हैं? क्रेक्स। जैसे ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है, इस ब्लैक सॉइल में पानी है तो ये तो बहुत ज्यादा फूल जाएगी तब, और जैसे पानी इसका बाहर जाएगा तो इसके ऊपर क्रेक्स बन जाएंगे। ये आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, दरारें खेतों के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका वाटर क्या हो गया? इवापोरेट हो गया। वो वाटर इवापोरेट होने के कारण उसके अंदर क्रेक्स बन जाते हैं। इट इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इतने सारे मिनरल्स इसके अंदर मिलते हैं। किसके अंदर? इस ब्लैक सॉइल के अंदर। बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है, और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण यहां पर बहुत सारी क्रॉप्स नहीं लगाई जा सकती। फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन इस सॉइल के अंदर बहुत कम है। सो इट इज लेग्ड इन ऑर्गेनिक मैटर। कलर की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर नाम लिख दिया हमने ब्लैक सॉइल, तो जाहिर सी बात है अगर ब्लैक सॉइल है तो मैं आपको ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि इसका कलर येलो होगा। तो कलर ब्लैक सॉइल का क्या होगा? येलो नहीं, ब्लैक कलर। ठीक है, इसके टेक्सचर की बात करें तो इट इज क्ले। ठीक है, थोड़ी क्लेई होगी, स्टिकी होगी। ठीक है, और जब ड्राई होगी तब इसके अंदर क्या हो जाएगी? श्रिंक करके दरारें चल जाएगी। तो इट इज दी ब्लैक सॉइल। क्या चीजें याद रखना हमें ब्लैक सॉइल में? सबसे पहली बात तो कि ये कहां मिलती है? ये मिलती है डेक्कन में। इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जब पानी आता है इट हैज हाई वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, मतलब जितनी बारिश होगी उस वाटर को ये एब्सॉर्ब कर लेगी। ठीक है, सो इट इज दी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कहां कहां हमें देखने को मिलती है? तो ये जो एरिया है, इन एरिया के अंदर हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। सिंपल भाषा में बताएं तो लेटेराइट सॉइल मतलब, लेटर वर्ड का मीनिंग होता ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट। वो ईंट वाली जो सॉइल होती है दैट इज द लेटेराइट सॉइल। वो लेटेराइट सॉइल दो एरिया में सबसे ज्यादा मिलेगी। एक जहां बहुत ज्यादा बारिश हो, और दूसरा उस बारिश के साथ साथ वहां बहुत ज्यादा तापमान भी हो। ऐसा एरिया जिसके अंदर हाई रेनफॉल प्लस हाई टेम्परेचर होगा, वहां पर हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। अच्छा, जब आपने कई सारे लोगों ने ईंट बनते देखी होगी, तो ईंट में क्या होता है? पहले मिट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा पानी दिया जाता है, वो पानी से उसको दबा के उसको मुलायम किया जाता है। जब उस ईंट बन जाती है उसको बहुत ज्यादा आग दी जाती है। ठीक है, उसको शेप लाने के बाद तो क्या किया? पहले तो बहुत पानी दिया और बाद में क्या दी? बहुत आग। तो क्या बनी? ब्रिक्स, मतलब लेटेराइट सॉइल। तो यहां कैरेक्टरिस्टिक क्या है लेटेराइट सॉइल की? हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले रीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है लेटेराइट सॉइल। बहुत सॉफ्ट होती है जब तक कि इसके अंदर पानी हो, वो जैसे पानी इसका सूखता है तो इतनी हार्ड हो जाती है कि इससे घर बना लो। ठीक है, जब ये सॉफ्ट, जब ये सॉइल वेट होती है, गीली होती है तो बहुत सॉफ्ट होती है, और हार्ड जब होती है तो ये बहुत, जब ड्राई होती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। इट इज फॉर्म्ड बाय हाई लीचिंग। लीचिंग मतलब पानी के बार बार गिरने से, जो हेवी रेनफॉल होती है उस हेवी रेनफॉल से क्या होता है? इसके अंदर के जो सारे मिनरल्स वो मिनरल्स धुल जाते हैं। वो जब मिनरल्स धुल जाएंगे तो क्या होगा? ये जो है लीचिंग होगी, इसके अंदर के मिनरल्स बह जाएंगे। क्रेक्स के कारण जो सोइल जनरेट होगी दैट इज दी लेटेराइट सोइल। तो क्या याद रखना? इट इज फॉर्म्ड बाय हाई लीचिंग। इट इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। जैसे ब्लैक सोइल थी, ब्लैक सोइल इज ऑल्सो रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। यहां भी आयरन था, एल्यूमिनियम था, एग्जैक्टली सेम। लेटेराइट सोइल इज ऑल्सो रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम एंड ह्यूमस। मतलब ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम इसके अंदर भी कम होता है। लेटेराइट सॉइल लाल होती है थोड़ी सी कलर में, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। जहां भी आयरन होगा वहां पर लाल कलर हमें देखने को मिलेगा। ये याद रखना कि जिस भी सॉइल के अंदर अगर रेड कलर है तो उसके अंदर आयरन भी बहुत ज्यादा होगा। इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप लगाई जा सकती है? राइस, रागी, सुगर केन, कैशूनट आर कल्टीवेटेड मेनली। इसके ऊपर ये क्रॉप्स लगाई जाती है। कौन कौन सी? राइस, रागी, सुगर केन, कैशनट एंड कैशनट आर कल्टीवेटेड ऑन लेटेराइट सोइल। तो समझ में आया कहां पर लेटेराइट सोइल उन एरिया के अंदर होगी जिन एरिया के अंदर हेवी रेनफॉल प्लस हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सोइल रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, ये दोनों एक साथ ही मिलती है। रेड एंड येलो सोइल बनी है ग्रेनाइट और नीस के डिकम्पोजिशन से। अगर रॉक सिस्टम आपको याद है तो मैंने बताया था ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक। रॉक तीन तरह की थी जो अर्थ के अंदर से निकली थी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो जो इग्नियस रॉक थी जो ज्वालामुखी से निकली थी दैट इज द ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट
और नीस मतलब मेटामॉर्फिक। जब इग्नियस रॉक को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दे दे तो कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। तो ये जो रॉक है इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, मतलब किस किस के डिपोजिशन से, ग्रेनाइट और नीस के डिपोजिशन से बनी हुई है रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, ये जो सोइल है थोड़ी सी सैंडी होती है टेक्सचर में और कलर में रेड एंड येलो होती है। ठीक है, टेक्सचर में कैसी, सैंडी, थोड़ी सी दानेदार और रेड एंड येलो होती है। ये रेड होती है क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। मैंने बोला था जहां भी आयरन आएगा वहां पर रेड वर्ड यूज करना है हमें। तो रेड सोइल है मतलब इसके अंदर आयरन का कंपोजिशन ज्यादा होता है एंड इट इज येलो ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयरन। इस आयरन के ऊपर जब पानी गिरता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसका हाइड्रेशन होता है, तो उस हाइड्रेशन और उस ऑक्सीडेशन के कारण जो ये कलर लेती है दैट इज येलो कलर। तो रेड एंड येलो कलर ये कब ले लेगी, जब इसके ऊपर इसका हाइड्रेशन होगा। इन एरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, फोटोग्राफ दिमाग में रखना। दिस सोइल इज फाउंड मेनली इन पेनिनसुलर इंडिया। बिल्कुल पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मेन क्रॉप्स इस सोइल के ऊपर जो मेन जो क्रॉप इसके ऊपर लगा सकते हैं दैट इज पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। पल्सेस के अंदर कई सारी पल्स होती है, जैसे तुअर होती है, मूंग होती है, ठीक है, ग्राम होता है ये, और इसके बाद ऑयल सीड में सनफ्लावर होता है, सोयाबीन होती है, मस्टर्ड होती है, कैस्टर होता है। इन सारी चीजों का मतलब एक तो ऑयल सीड और दूसरा पल्सेस, ये दोनों किसके ऊपर अच्छे से लगाए जा सकते हैं, रेड एंड येलो सोइल के ऊपर बढ़िया तरीके से इनको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सोइल इज माउंटेन सोइल। नाम से क्लियर हो रहा, माउंटेन सोइल कहां मिलती है, माउंटेन सोइल हमें मिलती है माउंटेनियस रीजन पर। इन माउंटेनियस रीजन के ऊपर जो सोइल हमें देखने को मिलेगी दैट इज द माउंटेन सोइल। इमेच्योर सोइल विथ लो ह्यूमस एंड एसिडिटी। इमेच्योर मतलब जो यंग स्टेज में हो, जो अभी मेच्योर नहीं हुआ है। हिमालय कैसा है, हिमालय अभी बना, यंग फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं हम। यंग मतलब नॉट मेच्योर, इसीलिए इससे जो सोइल बनी इससे टूट टूट के दैट इज द इमेच्योर सोइल। तो इमेच्योर सोइल है, ह्यूमस इसके अंदर कम होगा। ठीक है, ह्यूमस कब बढ़ेगा, जब उसमें बहुत ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल का डेथ होगा और उसके डिकम्पोजिशन के कारण उसके अंदर ह्यूमस बनेगा। पर इन एरिया के अंदर तो ऑलरेडी कम वेजिटेशन है तो यहां पर ह्यूमस भी कम होगा। यहां पर जो प्लांटेशन किया जाता है वो स्लोप्स के ऊपर किया जाता है। जैसे ये हिमालय है, हिमालय हम यहां पर नहीं लगा सकते, हमें स्लोप्स पर लगाना होगा और इसके ऊपर प्लांटेशन होता है। जैसे कॉफी का, टी का, इनका प्लांटेशन कहां किया जाता है, माउंटेनियस क्रॉप के अंदर। दिस सोइल इज पुअर इन पोटास, फोस्फोरस एंड लाइम। पोटास, फोस्फोरस एंड लाइम तीनों इसमें कम होते हैं, मतलब इसकी फर्टिलिटी कम होती है। पोटास फोस्फोरस जो होते हैं फर्टिलिटी का साइन होते हैं, वो दोनों इसके अंदर कम है, मतलब इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इट इज द माउंटेन सोइल। नेक्स्ट सेलाइन सोइल। सेलाइन सोइल कहां मिलेगी, सेलाइन सोइल को एक तो कहा जाता उसारा। उसारा सबसे पहले पढ़ा था हमने, उर्वरा और उसारा। उसारा मतलब जो फर्टाइल कम हो, तो इसे उसारा कहा जाता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में पंजाब के अंदर रेह और कलार भी कहा जाता है यहां पर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, रेह और केलार। ये कहां मिलती, इट डेवलप्ड इन द एरिया विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है जहां पर जो नदियां बहती है वो नदियां इवापोरेट होकर अपना पानी कहां पहुंचा दे, आसमान में, और उसके अंदर का जो सोल्ट है वो सोल्ट वहीं रुक जाए। जैसे एक रिवर बह रही है, ये है राजस्थान, है ना, राजस्थान में एक रिवर बह रही है जिसका नाम है लूनी। लूनी रिवर अरावली से निकली और इसमें बहने लगी। अब लूनी जब बहने लगी तो लूनी के बहने के साथ साथ क्या हुआ, जब गर्मी हुई राजस्थान के अंदर तो इसका वाटर इवापोरेट हो गया। वो जैसे वाटर इवापोरेट हो गया तो वाटर तो चला गया ऊपर, बचा क्या, उस वाटर के अंदर का सोल्ट। तो सोल्ट उसके सराउंडिंग एरिया की सोइल को कैसा कर देगा, सलाइन सोइल। तो वहां पर मिलेगी सलाइन सोइल। अकॉम्प्लाइज्ड बाय लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक है, लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज मतलब अगर रिवर डायरेक्टली ओशन में जाकर नहीं मिलेगी, बीच में से ही उसका पानी अगर खत्म होगा तो उसके कारण वहां पर क्या होगा, उस इवापोरेशन के कारण वहां पर सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। वहां पर सोल्ट मिलेंगे लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये वहां पर डिपॉजिट होते रहेंगे। इट ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन स्वाम्पी एरिया ऑफ वेस्टर्न गुजरात एंड डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड सुंदरबन। ये कहां पर मिलती है, इन एरिया के ऊपर। बिल्कुल, जो एरिया समुद्र से टच है वहां पर सलाइन सोइल क्यों नहीं मिलेगी, तो यहां पर मिलेगी। यहां पर इन एरिया के अंदर, सुंदरबन के अंदर हमें जो सोइल देखने को मिलेगी दैट इज दी सलाइन सोइल। तो सलाइन सोइल दो जगह मिलती, एक तो जिस एरिया का ड्रेनेज पैटर्न खराब हो, और दूसरा
जब रिवर समुद्र से जाकर मिलती है वहां पर जो सोइल मिलेगी दैट इज दी सेलाइन सोइल। तो कहां मिली, एक जहां पर इंप्रोपर ड्रेनेज पैटर्न है और दूसरा व्हेन रिवर मीट विद ओशियन, तो दो जगह पर हमें मिलती है सेलाइन सोइल। ठीक है, नेक्स्ट डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल इस टाइप की होती है, कहां मिलेगी, डेजर्टिक एरिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इट इज डिपोजिटेड बाय विंड एक्टिविटीज। हाई सोल्ट कंटेंट होता है इसके अंदर। क्यों होता है हाई सोल्ट का कंटेंट, क्योंकि यहां पर जो रिवर्स होती है उनके बेड जब सूख जाते हैं, उनके जो जिस एरिया पर नदी बहती है उसे रिवर बेड कहा जाता है। जैसे ये रिवर है, ये इसके बीच में बह रही है, ठीक है, तो ये हो गया रिवर बेड। तो जब रिवर बेड सूख जाता है तो सूखने के कारण इस एरिया पर जितना भी सोल्ट है वो इधर उधर उड़ने लगता है और उस एरिया पर जो सोइल मिलती है, जो डेजर्टिक सोइल मिलती है, वो हो जाती है सलाइन सोइल। तो इसके अंदर सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, लेक ऑफ मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात, एंड लेक ऑफ ह्यूमस। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो ह्यूमस कैसे होगा, ह्यूमस क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल्स, जिस एरिया के अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी खत्म हो गया वहां पर ह्यूमस कैसे आएगा, इसके अंदर कंकड़ मिलते हैं। ठीक है, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। टेक्सचर की बात करें तो इट इज सैंडी। ठीक है, ये टेक्सचर में होती है सैंडी, रेड एंड ब्राउन इसका कलर होता है जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये होती है डेजर्टिक सोइल। डेजर्टिक सोइल में हमें क्या याद रखना, हमें ये याद रखना है कि इट इज इनफर्टाइल सोइल। ठीक है, ये इनफर्टाइल सोइल है। इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर सैंडी होता है। टेक्सचर मतलब इसकी बनावट जो होती है वो सैंडी होती है और इसका कलर रेड एंड ब्राउन होता है और ये इंडिया के वेस्टर्न एरिया के अंदर देखने को मिलती है। तो दैट इज द डेजर्ट सोइल कंप्लीट। इसके अलावा हमें इसके अंदर और कुछ खास याद नहीं रखना। नेक्स्ट मार्शी सोइल। मार्शी सोइल कहां पर मिलेगी, उस एरिया के अंदर जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी और जहां पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होगी। मतलब ये एरिया तराई रीजन जहां से रिवर उतर के नीचे आती है। ठीक है, अब जब रिवर उतर के नीचे आएगी तो यहां पर क्या होगा, पानी ज्यादा होगा, तो मार्शी लैंड यहां पर ज्यादा बनेगा। ये सोइल ब्लैक होती है कलर के अंदर, थोड़ा इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ज्योग्राफिकली जो तराई रीजन है जैसे कि नॉर्दर्न बिहार, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु, इन एरिया के अंदर हमें मार्शी सोइल देखने को मिलती है, मतलब दलदली जमीन। ठीक है, यहां पर मिलेगी क्योंकि रिवर्स उतर के आएगी और जब रिवर सबसे पहली बार माउंटेन से उतरकर फुटहिल पर कदम रखेगी तो वहां पर मिलने वाली सोइल कैसी हो जाएगी, मार्शी सोइल हो जाएगी। वहीं इस एरिया के अंदर जो सोइल मिलेगी जहां रिवर क्या करती है, अपना सारा सेडिमेंट लेकर जाकर ओशन के पास जब डिपॉजिट करती है तो इस डिपोजिशन के दौरान जो सोइल बनती है दैट इज ऑल्सो अ मार्शी सोइल। तो ये होती है मार्शी सोइल। ठीक है, टोटल हमने सारी सोइल की बात कर ली। कौन कौन सी, एलुवियल, रेड एंड येलो सोइल, सेलाइन सोइल, उसके बाद हमने अगली डेजर्ट सोइल की बात करी, माउंटेन सोइल की बात करी, ब्लैक सोइल की बात करी, लेटेराइट सोइल की बात करी और मार्शी सोइल की बात करी। तो ये सारी की सारी सोइल्स हम कंप्लीट कर चुके जो कि ICAR ने बताई है। आपको सिर्फ ये याद रखना है यहां पर कि सोइल कहां मिलती है। ठीक है, सोइल कहां मिलती है पहली चीज, दूसरा सोइल का टेक्सचर कैसा है। ठीक है, और कौन कौन सी क्रॉप उसके ऊपर अच्छी से लग सकती है, दैट्स इट। और बहुत ज्यादा हमें सोइल के अंदर लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन मींस रिमूवल ऑफ टॉप सोइल। जो सरफेस सोइल होती है, जो सरफेस होती है उसकी सबसे अपर मोस्ट लेयर का जब इरोजन हो जाए उसे हम बोलेंगे सोइल इरोजन। और ये इरोजन किस किस से होता है, सबसे ज्यादा ये इरोजन होता है बाय वाटर एंड बाय विंड। जब एक एरिया से तेजी से पानी बहता है तो ऊपर की सारी लेयर को बहा ले जाता है, दैट इज इरोजन बाय वाटर। और जब हवा चलती है तो ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स को उड़ाकर दूसरे एरिया में ले जाती है, दैट इज इरोजन बाय विंड। तो ये होता है सोइल का इरोजन। और सोइल इरोजन बाय वाटर की अगर बात करें तो ये तीन तरीके से होता है, स्प्लैश, रिल एंड गली। स्प्लैश इरोजन क्या होता है, जब पानी की बूंदें कहां गिरती है, किसी सरफेस पर, तो जो छपाक का जो सीन होता है, जैसे वो पानी की बूंदें गिरती है और पार्टिकल्स टूट टूट के कूद जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर वो बहता हुआ पानी उसे बहा ले जाता है। मतलब उस पानी की बूंद ने उसे डिटेच्ड कर दिया इस टाइप से, और डिटेच करने के बाद फर्दर वो इस तरीके से बहने लग गया और इसे हम कहते हैं रिल इरोजन। दिस इज स्प्लैश इरोजन। जो ये है, जो पानी की बूंद के गिरने के साथ साथ जो इरोजन हुआ दैट इज स्प्लैश इरोजन। दूसरा रिल इरोजन, मतलब जो छोटी छोटी नालियां होती, पतली पतली नालियां, ये पतली पतली नालियां अपने साथ साथ मिट्टी को बहाकर लेकर जाती। जैसे एक मेन स्ट्रीम, उससे छोटी छोटी नालियां अलग हो गई, जिसे फिंगर टाइप इरोजन भी कहते हैं, कि एक स्ट्रीम से 5 फिंगर अलग। ठीक है, तो ऐसे ये क्या होगा, ये होगा रिल इरोजन। रिल इरोजन के बाद जब
जो रिवर है, रिवर की पोटेंशियल बहुत तेज है पानी को बहाने की, तो ज्यादा पोटेंशियल के साथ जब बहेगी तो क्या करेगा, बड़े बड़े जो रास्ते होंगे वो वहां पर डेवलप कर देगी, गली बना देगी। सिंपल सी भाषा में उन गलियों से बनने वाली सोइल का इरोजन को हम बोलते हैं गली इरोजन। गली इरोजन जो है सबसे बढ़िया हमें पान सिंह तोमर मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अगर किसी ने देखी हो पान सिंह तोमर मूवी तो वो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इमरान खान की मूवी है, आई थिंक, हाँ इमरान खान की, आप कंफर्म कीजिएगा। पान सिंह तोमर में ये जो बीहड़ है इनको बहुत बढ़िया ढंग से बता रखा है इस सिनेमेटोग्राफी में, जिसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है, ठीक है, जहां पर डकैत रहते थे, ठीक है। तो वो क्यों रहते थे, ये जो टिले बने हुए ये चंबल रिवर ने तेज बहाकर लेकर गई है। जब चंबल रिवर तेजी से बह के आती है तो क्या करती, बड़े बड़े इरोजन के कारण रास्ते बना देती है और उन रास्तों को गली कहा जाता है, और उस टाइप के इरोजन को हम कहते हैं गली इरोजन। तो ये 3 टाइप के जो इरोजन है, दिस इरोजन टेक्स प्लेस बाय रनिंग वाटर, स्प्लाश, रिल एंड गली, ठीक है। नेक्स्ट, इरोजन बाय विंड। इरोजन बाय विंड में क्या होगा, विंड जब ऐसे एरिया के अंदर चलेगी जहां पर वेजिटेशन बहुत कम हो या फिर खत्म हो चुका हो, तो विंड क्या तेजी से चलेगी, और जब तेजी से हवा चलेगी तो क्या करेगी, रॉक्स को, सैंड पार्टिकल्स को इरोड करके अपने साथ साथ लेकर जाएगी और उस एरिया को ड्राई कर देगी, ठीक है। तो इस टाइप के इरोजन को हम बोलते हैं इरोजन बाय विंड। कहां पर, जहां पर नेचुरल वेजिटेशन बिल्कुल कम हो या फिर जब विंड समुद्र की तरफ से आती हो। जब समुद्र की तरफ से विंड आएगी तो क्या तेजी से आएगी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा। लैंड सरफेस तो ऐसा होता है ऊंचा नीचा, बट समुद्र तो पूरा फ्लैट होता है। जब इस फ्लैट ओशन से, क्या हो गया ये, ठीक, जब इस फ्लैट ओशन से हवा चल के आएगी तो हवा क्या करेगी, इसे इरोड करेगी तेजी से, ठीक है। सो इट इज इरोजन बाय विंड। कहां कहां होता है इरोजन बाय विंड, उस एरिया के अंदर जहां पर वेजिटेशन कम हो, और दूसरा उस एरिया के अंदर जो समुद्र से लगा हुआ हो, ठीक है। इसलिए विंड इरोजन को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि उन पेड़ों से टकराकर हवा की स्पीड कम हो जाए और ज्यादा सोइल का इरोजन वो नहीं कर सके, ठीक है, विंड इरोजन। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोइल इरोजन। सोइल इरोजन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। पहला, इट लॉस द टॉप सोइल। अगर टॉप सोइल चल गई मतलब फर्टाइल सोइल खत्म। इट डिक्रीज द लैंड। लैंड जो पहले यहां पर जो लैंड मास हुआ करता था वो लैंड मास खत्म हो गया, समझ रहे हो। तो इट डिक्रीज दी लैंड, दैट इज द अनदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोइल इरोजन। पहला क्या, इट लॉस द टॉप सोइल, मतलब अपर मोस्ट सोइल जैसे यहां से इरोड हुई मतलब फर्टाइल सोइल हट गई, लैंड एरिया डिक्रीज हो गया। लैंड एरिया जो होता है, जो यहां पर पूरा था वो टूट टूट के चला गया, ठीक है। तीसरा, इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ कंट्री। कैसे इंपैक्ट करेगा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को, जब एक एरिया की सोइल इरोड हो जाएगी। जब सोइल इरोड हो जाएगी तो क्या होगा, सोइल हो गई इंफर्टाइल। इंफर्टाइल मतलब खेती, अनाज कुछ पैदा नहीं होगा, और जब पैदा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, डकैती करेंगे, चोरी करेंगे। मतलब क्या होगा, कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर इंपैक्ट कर रहा है सोइल का इरोजन। ये कॉन्सिक्वेंसेस है जिसके जिम्मेदार हम खुद भी है। क्यों, क्योंकि हमने पेड़ काटे, उन पेड़ों के काटने के कारण सोइल का इरोजन हुआ। हमने खूब सारे एनिमल को चराया तो उन ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग के कारण सोइल का इरोजन हुआ, ठीक है। तो यही कुछ कारण होते हैं सोइल इरोजन के, एंड वेजिटेशन बिकम लो। जिस एरिया की सोइल ही फर्टाइल नहीं होगी वहां वेजिटेशन कैसे होगा। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोइल इरोजन के। पहला कि वहां की जो टॉप सोइल है वो इरोड हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, लैंड एरिया जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इट इंपैक्ट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ आवर कंट्री एंड वेजिटेशन बिकम लो। उस एरिया का वेजिटेशन भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। तो ये जो हमने देखा ये था सोइल। सोइल क्या होती है हमने जान लिया, एक ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, एयर होती है, ठीक है। जो कंपोनेंट होते हैं उन सभी से मिलकर एक ऐसा फैक्टर बने जिसके अंदर इतनी ताकत होगी एक नन्हे से पौधे को जन्म दे दे, वही सोइल है। वो सोइल की बात करी, ICAR ने कितने टाइप की सोइल बनाई, उन सोइल की बात करी। अब उन सोइल को आप बार बार रिवाइज करोगे तो आप एक एक सोइल को लर्न कर लोगे, ठीक है। और लर्न करना है हमें एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है आगे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सोइल को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पालतू पशुओं को हमारे साथ रखना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक वो आर्ट है जिसके अंदर प्लांट्स को लगाया जाता है और साथ ही साथ अपने एनिमल को भी रखा जाता है कंबाइनली इकोनॉमी के लिए। कुछ अर्न करने के लिए हम खेतों में फसल उगाते हैं, उसी फसल के उगाने वाले आर्ट को हम
एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज ए आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। लाइव स्टॉक एंड फिशरी आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मछली का पालन, मछली उत्पादन करना, ठीक है, और उसके साथ पशुपालन करना, ये दोनों ही खेती बाड़ी के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आएगा? लाइव स्टॉक मतलब जंतुओं को रखना, जीव जंतुओं को, पालतू पशुओं को, और फिशरी मतलब मछली उत्पादन करना, इसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एंड एग्रीकल्चर कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, और थर्ड सेक्टर जो होता है वो होता है टर्सरी सेक्टर, जो कि सर्व करे, जो कि सर्विस के लिए होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको सर्व कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज द सर्विस सेक्टर। इंटेंजिबल गुड्स जो मैं आपको दे रहा हूं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है आप खुद जानते हो, दैट इज दी सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम खेती किसानी करते हैं, गुड्स अर्न करते हैं। और वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां पर हम इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल को कैसे हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके एक जो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे मार्केट में सेल करते हैं, दैट इज दी सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर जिसके अंदर हमने बात की एग्रीकल्चर के बारे में, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर जहां पर हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, और थर्ड टर्सरी सेक्टर जिसके अंदर टूरिज्म और उसके बाद आईटी, उसके बाद मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ आता है सर्विस सेक्टर के अंदर, जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। 58% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी आजीविका के लिए लगभग 58% देश की जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो 58% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंटायरली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज भी इंडिया बहुत सारा रूरल एरिया के अंदर है, और रूरल एरिया की मेन जो ऑक्यूपेशन होती है वो क्या होती है? वो खेती होती है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज डिक्लाइन। पहले जब देश आजाद हुआ था 1947, उसके बाद एग्रीकल्चर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्ट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी के अंदर, वो बहुत ज्यादा था। जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ही फलता फूलता था, बट धीरे धीरे जब सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ने नाम कमाना शुरू किया तो प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे नीचे आता गया। ऑल्दो देश की 58% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर, बट एग्रीकल्चर 20% से कम कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी के अंदर। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर यहां पर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? दैट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट लेस इन आवर जीडीपी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या सेलिएंट फीचर है? बहुत सही और बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग सेलिएंट फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर के। पहला, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है जितना पेट भर जाए उतना ही कमाए। ठीक है, जितना हम खा ले, ठीक है, मतलब उतना ही खेती करना कि हमारा काम हो जाए, ना तो अलग से खेती के अंदर लेबर लगाना और ना ही इतना प्रोडक्शन करना कि बेच दे। इस टाइप की एग्रीकल्चर भी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। किस एरिया के अंदर? उन एरिया के अंदर जहां मार्जिनल फार्मर्स हैं, जहां पर जो फार्मर्स हैं उनके पास लैंड का जो टुकड़ा है वो कम है, और जहां पर लैंड का टुकड़ा कम होगा वहां पर जो खेती होगी वो होगी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब उतना ही प्रोडक्शन होगा कि हमारा पेट भर जाए। ठीक है, वो बोला जाता है शाही इतना दीजिए, भूल गया मैं, बट ऐसा कुछ बोला जाता है कि मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए, बस वो सीन चलता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा, मॉनसून डिपेंडेंट। कल के लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि इंडियन एग्रीकल्चर हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। कैसे? कि जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप पूरी रेनफेड क्रॉप है जो बारिश के साथ साथ लगती है। तो अगर मॉनसून इंडिया से उठा के हटा दिया जाए तो इंडिया का एक सेक्टर खड़े खड़े डूब जाएगा, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो इंडिया की है वो मॉनसून के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। ये दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। पहली क्या? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंडिया के कई सारे एरिया के अंदर सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। दूसरी, मॉनसून डिपेंडेंट। और तीसरा, मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग। इंडिया के अंदर 1960s के दशक में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर कई सारे मैकेनाइजेशन की चीजें लेकर आए थे, मशीनरी टूल्स लेकर आ गए थे, जैसे HMT हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स। उसके साथ साथ अलग अलग ट्रैक्टर्स आए थे, महिंद्रा, कुबोटो, ड्यूज पार, ऐसे ट्रैक्टर्स लाए। इनके साथ साथ टिलर लाया गया, सीड ड्रिल लाई गई। इन चीजों को ला लाकर जो एग्रीकल्चर है उसे
मैकेनाइज्ड कर दिया गया। तो पहले जो एग्रीकल्चर होती थी वो क्या होती थी, पुराने तौर तरीकों से होती थी, ट्रेडिशनल तरीकों से, बैल चलते थे, ठीक है, खेतों की जुताई होती थी। बट अब क्या हो गया, अब आपने देखा सड़क पर कई सारी गाय घूमती है, कई सारे बैल घूमते। कारण जानते हो उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि पहले जब खेती की जाती थी तो उसके साथ साथ बैलों को रखना जरूरी था, क्योंकि कोई ट्रैक्टर नहीं था। बैल की जुताई से खेती की जाती थी। इवन जब गाय बछड़ा देती थी, वो बछड़ा देते वक्त अगर बैल पैदा होता था ना, तो पूरे गांव में प्रसाद बांटी जाती थी कि बैल जो बछड़ा पैदा हुआ और बड़ा होकर बैल बनेगा। बट आज उनकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर ने उन सारी चीजों को हटा दिया और वही गाय सड़क पर घूमती है, एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, गाय की भी डेथ होती है, बैल की भी डेथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस मैकेनाइजेशन ने उनके काम को खत्म कर दिया। इसीलिए गौशालाएं बनाई जाती है ताकि उनको कहीं और रेन बसेरा उनका बसाया जाए। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग। इंडिया के अंदर सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो है ही सही, मतलब कम प्रोडक्शन करने वाला चीज तो है ही सही, बट साथ साथ कमर्शियल फार्मिंग भी इंडिया के अंदर है। कमर्शियल फार्मिंग मतलब ऐसी क्रॉप्स उगाना जो क्रॉप्स आपको अर्निंग करवाए बहुत ज्यादा, जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम ना कर सको, बट जो आपकी अर्निंग को बढ़ाए, जैसे टी, चाय, ठीक है, उसी के साथ साथ टी के साथ साथ कॉफी, टोबैको, ठीक है, इन चीजों, शुगर केन, इनका कल्टीवेशन करना, दीज आर दी कमर्शियल क्रॉप्स। कॉटन, जूट, दीज आर दी कमर्शियल क्रॉप जो कि इंडिया के अंदर लगाई जाती है। नेक्स्ट, फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स। जाहिर सी बात है, फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स तो बनाना पड़ेगा। हमारी देश में जनसंख्या बढ़ते हुए शर्म ले ही नहीं रही है। इतनी जब जनसंख्या देश की बढ़ रही है तो फिर कुछ तो ऐसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि उनका पेट भी भर जाए। तो इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स होती है वो फूड ओरिएंटेड भी होती है। सो इट इज द सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम: सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मॉनसून डिपेंडेंट, मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड फूड ओरिएंटेड क्रॉपिंग। ये इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट, क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं: खरीफ, रबी एंड ज़ैद। खरीफ सीजन वो होता है जब गुड अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो जाए, मतलब मॉनसून का टाइम, जब साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तब जो सीजन स्टार्ट होता है उसे हम खरीफ सीजन बोलते हैं, जो कि स्टार्ट होता है जून जुलाई से लेकर के तो अक्टूबर नवंबर तक। मतलब जून जुलाई बुआई का टाइम, सोइंग का टाइम, और अक्टूबर नवंबर हार्वेस्टिंग का टाइम। ये जो टाइम होता है दैट इज द टाइम ऑफ खरीफ सीजन। नेक्स्ट, रबी सीजन। रबी सीजन कब आएगा? जब खरीफ सीजन खत्म होगा। खरीफ सीजन कब खत्म होगा? अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में सोइंग होगी रबी की। खरीफ की क्रॉपिंग कब हुई थी? अक्टूबर नवंबर में। जैसे खरीफ कटी, खेत खाली हो गए, अब लगा दी जाएगी रबी। तो यहां से रबी क्रॉप का सीजन की शुरुआत होती है विंटर के आने के साथ साथ अक्टूबर में, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च के टाइम पर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं द सीजन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के टाइम पर इसे हार्वेस्ट किया जाता है। जितनी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है उसी के साथ साथ किसान लोग होली का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? मार्च अप्रैल में। कौन सी क्रॉप? रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप बारिश में, रबी क्रॉप ठंड में। खरीफ क्रॉप बारिश में, रबी क्रॉप ठंड में, ठीक है। थर्ड, जायद क्रॉप। जो जायद क्रॉप होती है, जायद क्रॉप को लगाया जाता है रबी और खरीफ के बीच में। रबी क्रॉप कब खत्म होती है? रबी क्रॉप खत्म होती है मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में सोइंग की जाती है जायद क्रॉप की। तो जायद क्रॉप की सोइंग कब होती है? मार्च और अप्रैल में। और खरीफ क्रॉप के आने से पहले इनको काट लिया जाता है। गर्मी के टाइम पे, गर्मी के मौसम में जो क्रॉप लगाई जाए दैट इज दी जायद क्रॉप। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं होती। इसके अंदर वाटरमेलन होता है, तरबूज, मस्क मेलन होता है, खरबूज, छोटी छोटी वेजिटेबल्स होती है, ऑनियन होते हैं। ये सब किसके अंदर लगते हैं? ये लगाए जाते हैं जायद क्रॉप के अंदर। सो इट इज द क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया: खरीफ, रबी एंड जायद। नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है एक एरिया पर काफी दिन तक खेती करना। वो खेती करने के बाद जैसे ही उस एरिया की फर्टिलिटी कम हो जाए, उस एरिया पर जितनी भी चीजें हैं उसे वहीं छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाना, जंगल को जलाना, और जलाने के बाद फिर से खेती स्टार्ट करना। दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, या फिर क्रॉप रोटेशन, लैंड रोटेशन। सॉरी, क्रॉप रोटेशन नहीं, लैंड रोटेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन एंड झूमिंग। तो ये कहां होती है? ये उन एरिया में होती है जहां पर आदिवासी होते हैं, जिनके पास परमानेंट जमीन नहीं होती है। तो क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, और जो साफ वर्जिन जो लैंड आई, जो पहली बार देखने को मिली, उस वर्जिन लैंड के ऊपर खेती करते हैं।
वो खेती करने के बाद 4-5 साल तक करेंगे, जैसे ही उसकी फर्टिलिटी कम हुई उस जगह को वैसे ही छोड़ देंगे और जंगल के किसी दूसरे एरिया को काटेंगे, जलाएंगे, साफ करेंगे और वहां खेती करना स्टार्ट करेंगे। और जब वहां खेती करेंगे 3-4 साल तक, तब अगेन इस जमीन की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और जैसे इसकी फर्टिलिटी वापस आएगी वापस लौट के यहां आ जाएंगे। समझ गए? तो इट इज दी लैंड रोटेशन क्रॉप। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड रोटेशन क्रॉप क्या होती है? लैंड रोटेशन क्रॉप इज शिफ्टिंग क्रॉप। यहां पर क्रॉप नहीं बदल रही, यहां पर जमीन नहीं बदल रही। क्रॉप क्या होता है कि ठंड में तो हमने लगा दी गेहूं और वहीं बारिश में हमने लगा दी सोयाबीन, तो इट इज क्रॉप रोटेशन। लैंड रोटेशन मतलब जमीन ही बदल दी, यहां पर जमीन कुछ और वहां पर जमीन कुछ और। ठीक है, इस टाइप की क्रॉप इंडिया में कहां मिलती है? इस टाइप की क्रॉप इंडिया में वहां मिलती है जहां पर आदिवासी ज्यादा होते हैं। दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद हिमालय के एरिया के अंदर, वेस्टर्न घाट के अंदर, ईस्टर्न घाट के अंदर, जहां जहां ट्राइब्स होती है वहां वहां पर जूम कल्टीवेशन इंडिया के अंदर होता है। ठीक है, जूम कल्टीवेशन मतलब क्या है? जमीन को जलाना, साफ करना और नए तरीके से खेती करना। ठीक है, तो जब फर्टिलिटी खत्म हो जाए अगेन उसको छोड़ देना, फिर दूसरी जगह जाना, साफ करना, जलाना और फिर से खेती करना। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया की। इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स मेजर क्रॉप्स होती है और कब कब लगाई जाती है? पहली राइस। ठीक है, सभी लोगों को पसंद होगा, सभी लगभग इंडिया के जो मेजर क्रॉप है उसके अंदर आती है राइस, क्योंकि स्टेपल क्रॉप भी है, फूड क्रॉप भी है। तो राइस लगाई जाती है 22 से 32 डिग्री तापमान के साथ, जहां पर हाई ह्यूमिडिटी हो, मतलब बारिश बहुत ज्यादा हो, उस एरिया के अंदर राइस लगाया जाता है। रेनफॉल लगभग 150 टू 300 सेंटीमीटर होती है। आप लोगों ने देखा होगा राइस के जो खेत होते हैं ना, उसमें घुटने घुटने तक पानी भर दिया जाता है। जब साल की खेती होती है तो दूर दूर तक देखने पर ऐसा लगता है कि तालाब ही तालाब भरे हुए हैं। जब धान के खेतों में, क्यों? क्योंकि पानी भर जाता, बहुत ज्यादा पानी भर के रखना पड़ता है, मतलब रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए। सोइल डीप क्लेई और लोमी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ह्यूमस भी होना चाहिए, सैंड भी होना चाहिए, उसके बाद है तो सिल्ट भी होना चाहिए और क्लेई भी होना चाहिए। राइस का कल्टीवेशन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल, जो पॉइंट आपके लिए याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइस कल्टीवेशन इंडिया में सबसे ज्यादा कहां होता है? राइस का कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल, देन पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार, इन एरिया के अंदर इसका कल्टीवेशन होता है। इट इज द स्टेपल क्रॉप फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल। इंडिया में कई सारे लोगों की स्टेपल क्रॉप है राइस। यहां पर दो चीज याद रखना हमें। पहला पॉइंट, इंडिया में कौन से स्टेट में राइस सबसे ज्यादा होता? दूसरा पॉइंट, इंडिया की राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन सी रैंक है? तो इंडिया की राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड में रैंक है सेकंड आफ्टर चाइना। ठीक है, चाइना के जो लोग हैं वो राइस प्रोडक्शन में सबसे आगे है और उनके बाद आता है हमारा देश भारत, जिसका राइस कल्टीवेशन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्रॉप व्हीट। व्हीट कहां लगाई जाती? अब देखो, राइस में टेम्परेचर कितना था? 22 टू 32 डिग्री। वहीं व्हीट में टेम्परेचर डिक्रीज होकर कितना आ गया? 10 डिग्री टू 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये विंटर में लगाई जाती है। इसे हम रबी क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राइस है इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 10 डिग्री टू 15 डिग्री जब उसकी लगाई की जाए, जब उसको बोया जाए, और जब उसकी कटाई होती तब तक तापमान होना चाहिए 21 टू 26 डिग्री, मतलब मार्च अप्रैल का महीना। रेनफॉल 75 टू 100। जितनी ज्यादा आप उसको रेनफॉल या फिर इरिगेशन प्रोवाइड करोगे उतना ही अच्छा अनाज पैदा होगा गेहूं का। ऐसा बोला जाता है कि एक एक बीघा से लगभग 20-20 क्विंटल गेहूं निकलते अगर आप उसमें 7 से 8 बार इरिगेशन प्रोवाइड कर दो तो। ठीक है, सोइल टाइप इसके अंदर कौन सी सोइल होती है? फर्टाइल लोमी सोइल, क्लेई लोमी सोइल, और उसके बाद है तो ये कहां लगते सबसे ज्यादा? गंगा सतलज से लेकर के तो डेक्कन तक। ठीक है, मतलब उत्तर के मैदानों से लेकर तो डेक्कन तक, महाराष्ट्र तक हमें देखने को मिलते व्हीट। ठीक है, अब व्हीट का प्रोडक्शन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर कि व्हीट के प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा है? इट इज उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, सरबती गेहूं, हरियाणा एंड राजस्थान, इनके अंदर कल्टीवेशन होता है व्हीट का। तो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा माने गए स्टेट कौन से? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, और इंडिया की रैंक राइस का जो जैसा प्रोडक्शन था वैसे के वैसे व्हीट के प्रोडक्शन में भी दूसरे स्थान पर है आफ्टर चाइना। व्हीट और राइस में टॉप पर है चाइना और सेकंड पर है भारत। ठीक है, तो व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में इंडिया इज एट सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट, मेज मतलब मक्का। टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री, मतलब कब लगाई जाती है? खरीफ
बारिश के टाइम पर लगाई जाती है। इट नीड हाई रेनफॉल, ठीक है। तो बारिश के टाइम पर लगाने वाली सोइल है हमारी मेज, जिसे भुट्टा या फिर मक्का भी हम कहते हैं। सोइल टाइप ओल्ड सोइल होना चाहिए, मतलब एलुवियल सोइल होना चाहिए, पुरानी वाली। पुरानी वाली मतलब जो रिवर, जैसे आज रिवर ने लाकर जो सोइल जमा करी दैट इज न्यू, और जो सोइल रिवर ने कई हजारों साल पहले जमा करी थी वो होगी ओल्ड एलुवियल सोइल। तो ओल्ड एलुवियल सोइल में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता। अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटका इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेज, सबसे ज्यादा मेज का प्रोडक्शन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, याद रखने के लिए जरूरी है। अगेन इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है मक्का का। कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सी कंट्री मेज का टॉप प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, ठीक है। वर्ल्ड में कौन सी कंट्री के अंदर मक्के का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फोडर। फूड मतलब कि खाने के लिए मक्के की रोटी होती है, बहुत हल्की रोटी मानी जाती है, ठंड में बहुत खाई जाती है। तो मक्के की रोटी किसके लिए? फूड के लिए हो गई। और फोडर मतलब ये जो छिलका दिख रहा है, इस छिलके को खिलाया जाता है किसको? जानवरों को। तो फोडर के लिए भी जरूरी और फूड के लिए भी जरूरी। फोडर मतलब जानवरों को खाना, फूड मतलब हमारा खाना। तो फोडर जितने भी हमारे पास लाइव स्टॉक थे, उन लाइव स्टॉक के लिए इसका जो पेड़ होता है, इसका जो पौधा होता है, वो पौधा उनको काट काट के खिलाया जाता है। देयरफॉर इट इज गुड फॉर फोडर एंड फूड। नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स में अंदर आएगा पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। अलग अलग तरीके की दालें होती है, अलग अलग जगह पर मिलती है। स्पेशली ये जो क्रॉप्स है ये लगाई जाती है रबी सीजन में, जब बारिश कम हो, तापमान होगा 20 डिग्री टू 27 डिग्री, ठीक है। रेनफॉल अराउंड 20 टू 60 सेंटीमीटर, सीजन रबी, ठीक है। सोइल सैंडी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लोमी होगी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में लगेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या याद रखना है? टॉप प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ये जो स्टेट है ये क्रोनोलॉजिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में बने हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता तुअर का, मतलब दाल का, मध्य प्रदेश के अंदर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो पल्सेस होती है, जो दालें होती है, उसका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, बट लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत सारी है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन होने के कारण क्या होता है, जितना प्रोड्यूस करते उतने खा भी जाते हैं। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर। इट इज प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट। वो लोग जो कि वेजिटेरियन है, ठीक है, जो कि नॉनवेज नहीं खाते, जैसे अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता, फिश में प्रोटीन बहुत होता है, उसके बाद चिकन में प्रोटीन बहुत होता, बट वो लोग जो कि नॉनवेज नहीं खाते, उनके प्रोटीन का सोर्स ये दालें ही होती है, ठीक है। मेजर दाल जो होती है, मेजर जो पल्सेस होती है, दैट इज तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। इतने तरीके की पल्सेस होती है। पल्सेस मतलब एक ऐसा दाना जो दो पार्ट में टूट जाए, ठीक है, इट इज हो गए पल्सेस। नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स के अंदर सुगर केन। सुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है, जो गन्ने का जो रस हम पीते हैं उसी सुगर केन की बात कर रहा हूं, जो एक्चुअल में ऐसा दिखता, सभी लोगों ने देखा होगा, सिटी के अंदर मिलता है। तो सुगर केन को लगाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 21 डिग्री टू 27 डिग्री। हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब गर्मी भी होना चाहिए, साथ साथ बारिश भी होना चाहिए। रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर। सोइल डीप रिच लोमी सोइल, मतलब सैंड, क्ले, सिल्ट, तीनों इसके अंदर होना चाहिए। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करने के लिए, टॉप सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश और किसका टॉप प्रोड्यूसिंग था? वीट, ठीक है। वीट के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश आगे था और सुगर केन के प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश आगे है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट आफ्टर ब्राजील, ठीक है। अगेन याद रखने वाला पॉइंट है कि वर्ल्ड में सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उनमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर केन इन द वर्ल्ड एंड इट इज फॉलोड बाय इंडिया। नेक्स्ट ऑयल सीड, मतलब वो सीड्स जिनसे तेल निकाला जाए, दैट इज ऑयल सीड। जैसे सोयाबीन, केस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड, उनके प्रोडक्शन के, उनको लगाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 15 डिग्री टू 30 डिग्री। रेनफॉल 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। सोइल टाइप यहां पर कौन कौन सी सोइल होना चाहिए? लोमी क्लेई सोइल होना चाहिए। और वेल अगर सैंडी सोइल है तो उसके अंदर पानी ज्यादा होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड सैंडी सोइल के अंदर भी इनका प्रोडक्शन हो जाता है।
अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करने के पर्सपेक्टिव से, मध्य प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश फॉलोड बाय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ऑयल सीड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा अगर पर्टिकुलर की बात करें तो इट इज सोयाबीन। आप इसको यह भी याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, मतलब सोयाबीन का प्रोडक्शन यहां पर बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर टाइगर भी बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश को डायमंड स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र डायमंड की जो माइन है मझगवान, वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंदर है। और दूसरा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी रिवर्स है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, कई सारी रिवर्स है जो कि कहां जाती है, नर्मदा के अंदर मिलती है, ताप्ती के अंदर मिलती है, माही के अंदर मिलती है और जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये मध्य प्रदेश के नाम है। मेन ऑयल सीड्स कौन कौन से मिलते हैं यहां पर, तो ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली, मस्टर्ड, कोकोनट, उसके बाद एक सीसम, तिल जिसे बोलते, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड, लिन सीड एंड सनफ्लावर। इतने सारे जो पौधे होते हैं, इनके जो बीज होते हैं, उन बीज से तेल बनाया जाता है, इसलिए इनको ऑयल सीड की कैटेगरी में रखा गया है। यहां पर सबसे ज्यादा लर्न करने वाला पॉइंट क्या है कि कौन सा स्टेट टॉप प्रोड्यूसर है ऑयल्स का, सो इट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, टी। टी मतलब चाय। चाय का प्रोडक्शन कहां होता है, चाय का प्रोडक्शन में पहले ही बता दूं आपको, हिली एरिया पर होता है, माउंटेनियस स्लोप पर। क्योंकि जो टी होती है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता तो मैं बताता इसमें, बट टी सिंपली बता दूं कि टी को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार जब सूरज की रोशनी इस तरफ रहेगी तब इसको धूप नहीं मिलेगी, और एक बार जब इस तरफ रहेगी तब इसको क्या मिल जाएगी, धूप। तो मतलब प्रॉपर 24 आवर्स इसको धूप नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए टी का कल्टीवेशन हमेशा स्लोप्स के ऊपर किया जाता है। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, बट रेनफॉल ज्यादा चाहिए, 200 to 300 सेंटीमीटर। इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। सोइल का टाइप डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल, जिसके अंदर पानी भी बराबर रहे, रिच इन ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज्यादा रहे, एंड ऑर्गेनिक मैटर। टॉप टी प्रोड्यूसर, पॉइंट टू बी नोटेड, आसाम। ठीक है, आसाम जो है, आसाम के अंदर टी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ठीक है, आसाम फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, जिसके अंदर टी का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है। एंड लार्जेस्ट कल्टीवेशन ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज इन चाइना। ठीक है, चाइना में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है टी का। एक तरफ चाय, दूसरी तरफ चाइना, तो चाइना से चाय। ठीक है, तो चाय का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर, चाइना में, और सेकंड लार्जेस्ट इंडिया के अंदर। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ईस्टर्न एरिया के अंदर जो हिल्स बनी हुई है, उन हिल्स में शुरुआत की गई थी चाय के लगाने की, और यहां पर चलाया जाता था चाय बागान टाइम। मतलब इंडिया में पहले दो टाइम मानते थे, एक तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो लाइन मिर्जापुर से पास हुई है, और दूसरा चाय बागान टाइम। तो चाय बागान टाइम का टाइम अलग होता था लेट टाइम तक काम कराने के लिए, और दूसरा एक होता था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये पहले था जब ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि चाय के खेतों में मजदूर काम किया करते थे। नेक्स्ट, कॉफी। कॉफी का प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए, उसी की तरफ बढ़ते हम। कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है कर्नाटका में। याद रखना किसके अंदर होता है, कर्नाटका में। एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा जो कॉफी होती है वो यमन की होती है, और यमन से लाई गई कॉफी को कर्नाटका की एक हिल्स है जिसका नाम है बाबा बुदान हिल्स, उन बाबा बुदान हिल्स पर इंट्रोड्यूस किया गया। और ये भी एक ऐसी क्रॉप है जिसको कहां, माउंटेन के ऊपर लगाया जाता है, जहां पर टेम्परेचर कम हो, रेनफॉल ज्यादा हो और पानी रिस रिस कर नीचे आ जाए, वहां लगाई जाती है कॉफी। और ये कंडीशन सूटेबल कहां पर होती है, कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट, कॉटन। कॉटन इज ए कमर्शियल क्रॉप, खाने के लिए नहीं होती। कॉटन किस लिए होती है, फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए होती है कॉटन। कॉटन को लगाया जाता है खरीफ सीजन में, तो मतलब टेम्परेचर 21 डिग्री टू 30 डिग्री, रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर, और सोइल टाइप में सबसे ज्यादा ब्लैक सोइल। बोला था मैंने, ब्लैक सोइल इज नोन फॉर कॉटन, उसे कॉटन सोइल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक सोइल के अंदर कॉटन का कल्टीवेशन अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये स्टेट है जिनके अंदर कॉटन का प्रोडक्शन
बहुत ज्यादा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कॉटन जो है इंडिया की खुद की ही क्रॉप है, कहीं और से इंडिया के अंदर लाई नहीं गई है, और ये एक रॉ मटेरियल होता है फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है जहां कपड़े बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल के लिए यूज की जाती है कॉटन को। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री होती है जिनको वेट लूसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। वेट लूसिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे सपोज करो ये मेरी शर्ट जो पहनी हुई ये कॉटन की है, ये शर्ट का वजन है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम की शर्ट को बनाने के लिए मैं 1 किलो कॉटन लगा रहा हूं। मतलब 1 किलो क्या है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल लगाने के बाद वजन कितना बना, सिर्फ 100 ग्राम। तो क्या हुआ, वेट लूज हुआ। जब रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा हो फिनिश्ड गुड्स से, उसे वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो वो वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहां होती है, वो होती है कॉटन इंडस्ट्रीज। ठीक है, कॉटन को लगने के लिए टोटल 210 फ्रोस्ट फ्रीज डे चाहिए होते हैं। मतलब 210 ऐसे दिन हो जहां पर एक बार भी पाला ना हो। ठीक, पाला मार जाता है ना फसल को, जब आसमान से क्या होते हैं, सनलाइट कम हो जाती है, विंटर के दिन आते हैं, तो विंटर के दिन में क्या होता है, फ्रोस्ट की कंडीशन तब बनती है जब ग्राउंड पर कंडेंसेशन हो जाए। वो ग्राउंड पर कंडेंसेशन हो जाए मतलब पेड़ पौधों के ऊपर बहुत सारी पानी की बूंदें जम जाए, आइस जम जाए, उसे बोलते हैं फ्रोस्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो वो जो फ्रोस्ट की कंडीशन अगर कॉटन के पौधे पर जम गई तो क्या होगा, कॉटन भीग जाएगा। और कॉटन भीग गया मतलब कॉटन खराब हो जाएगा। उसको बचाना किससे, अल्टीमेटली रुई को पानी से बचाना है। तो कॉटन जो होता है, उस कॉटन को 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की हमेशा आवश्यकता लगती है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर भी कंप्लीट हो जाता है। कॉटन के अलावा एक और क्रॉप है जूट। जूट के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद रखिएगा, जूट के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है वेस्ट बंगाल। इसी के साथ साथ टोबैको, टोबैको के प्रोडक्शन में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोबैको में आंध्र प्रदेश और जूट में वेस्ट बंगाल। तो ये सारी कुछ एग्रीकल्चर है, कुछ क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया के अंदर लगाई जाती है। हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत कुछ लर्न नहीं रखना, हमें पहले तो ये याद रखना खरीफ, रबी और जायद का सीजन क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर के सैलिएंट फीचर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता, मतलब एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता, ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स प्लस एनिमल हस्बेंड्री, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो हमें वो याद रखना। उसी के साथ साथ हमें इस टॉपिक के अंदर क्या याद रखना, मेजर क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स यहां पर लगाई गई थी, उन क्रॉप्स में कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है और इंडिया की क्या रैंक है। बस हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही फैक्ट सफिशिएंट है। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, आइए हम उन्हें एक एक करके सोल्व करते हैं। व्हाट इज मेजर सोइल इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन में कौन सी सोइल सबसे ज्यादा मिलती है, तो इट इज एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल इज ए जोनल सोइल which is deposited by रिवर्स। ठीक है, तो रिवर्स के द्वारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में सोइल डिपॉजिट की, उसे हम ए जोनल सोइल या फिर एलुवियल सोइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट। इनमें से कौन सी सोइल है जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत हार्ड होती है, तो इट इज सैंडी सोइल। ठीक है, पत्थरों वाली जमीन होती, कंकड़ों वाली जमीन होती है, तो इसके ऊपर बुआई इतनी अच्छी से नहीं होती। नेक्स्ट, Which one of the soil is also termed as रेगर सोइल। रेगर सोइल किसे कहा जाता है, रेगर सोइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सोइल या फिर ब्लैक सोइल। कॉटन सोइल किसे, जिसे क्या कहा जाता है, इसे रेगर सोइल भी कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर रेड कलर इन द रेड सोइल। रेड सोइल के अंदर रेड कलर का क्या रीजन होता है, तो इट इज आयरन। द प्रेजेंस ऑफ आयरन इज द मेन रीजन फॉर द रेड कलर इन रेड सोइल। और येलो कलर, हाइड्रेशन ऑफ आयरन। जब आयरन का हाइड्रेशन होता है तब सोइल के अंदर येलो कलर देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी इंडिया की कमर्शियल क्रॉप है, जूट, टोबैको एंड टी, दिस थ्री आर द कमर्शियल क्रॉप ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। पल्सेस कौन से इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा लगाई जाती है, तो इट इज इन मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, वीट। ठीक है, दूसरा वेस्ट बंगाल के अंदर जूट, और पल्सेस और ऑयल सीड का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर होता है। नेक्स्ट, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, कल पढ़ा था हमने कौन से लेक के ऊपर है। केबुल लैमजाओ क्या सांबर लेक, भीतरकनिका, लोकटक या फिर वुलर,
कौन से लेक के ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है? तो केबुल लामजाओ इज ए फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन लोकटक लेक, मणिपुर। ठीक है। भीतरकनिका कहां पर है? ओडिशा। सांबर लेक, राजस्थान। वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, इन कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क कहां पर है? मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन आसाम एंड इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ठीक है। मानस नेशनल पार्क जो कि ब्रह्मपुत्रा की मानस नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मानस, उसके ऊपर बनाया गया है मानस नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन आसाम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? सो इट इज डाचीगम नेशनल पार्क। डाचीगम नेशनल पार्क इज इन जम्मू कश्मीर। राजाजी नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। नामेरी नेशनल पार्क आसाम। वन विहार भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है। तो सारे नेशनल पार्क के नाम याद हुए जो यहां पर है। डाचीगम कहां पर है? डाचीगम इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? नंदा देवी इन उत्तराखंड एंड इट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्तमलाई तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट, पचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश। बट गिर जो कि गुजरात के अंदर है, जहां पर लायन मिलते हैं, इट इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा? इनमें से कौन सा उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है? सटकोशिया इज द टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। सटकोशिया इज द टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। कान्हा इज द टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। रणथंबोर इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। साइलेंट वैली इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ केरला। ठीक है। तो ये है टाइगर रिजर्व और इनमें से कौन सा नहीं है? इट इज सटकोशिया। इसी के साथ साथ आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या देखना है? आपको सोइल्स देखना है। कौन कौन सी सोइल ICAR ने बताई, उनके नाम, टेक्सचर क्या होता है सोइल का होराइजन क्या होता है। उसी के साथ साथ आगे आप हमको क्या लर्न करना है? एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग सीजन। ठीक है। बस यही देखना है और आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने यहां दिए वो लगाना है और कुछ क्वेश्चन जो DPP में मैं प्रोवाइड करूंगा आपको उनको लगाना है। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। जय हिंद।